तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो था वो अपनी पुरानी मेमोरीज को चेरिश कर रहा था, जहां पर उसके ग्रैंडफादर को जिंदा किया जाता है और वो अपने ग्रैंडफादर के साथ लिपट कर रो रहा होता है, साथ ही काफी ज्यादा खुश होता है। जबकि वहीं पर इवल किंग खुश हो रहा होता है कि जब तक तुम यहाँ पर अपनी पास की मेमोरीज में खोए रहोगे तब तक मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी मेमोरीज के अंदर उसके लिए ये एक दुनिया क्रिएट करना बहुत ज्यादा आसान है। वो हमेशा अपनी इस दुनिया में अपने ग्रैंडफादर के साथ रह सकता है, जबकि बाहर की दुनिया में इवल किंग उसकी बॉडी को पोजेस करके जो चाहे वो कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जियोन जो होता है उसके ग्रैंडफादर से पूछता है कि ग्रैंडफादर, मैं हमेशा से एक सवाल पूछना चाहता था कि आपने यहाँ पर मेरा नाम रखा जियोन, जो कि राइटियस नाम है, आपने मुझे ये नाम क्यों दिया? तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि इस बारे में तुम यहाँ पर इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा नाम अच्छा होना चाहिए? इसी के साथ ही वो डीमन किंग जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, उसके करीब जाता है और कहता है कि हाँ हाँ पूछो अपने ग्रैंडफा से, इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछो, तुम हमेशा अपने ग्रैंडफा के साथ यहाँ पर रह सकते हो और बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो। यहाँ पर इस स्पेस के अंदर तुम अपने ग्रैंडपा को कभी मरा हुआ नहीं देख पाओगे। और इसी के साथ ही वो उसके करीब पहुंच जाता है, जिससे हमारा जियोन घूमकर उसकी तरफ देखता है। तो वह डीमन किंग कहता है कि ये क्या हुआ, इस लड़के ने यहाँ पर मुझे कैसे देख लिया? तो इस बात से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन वहीं पर उसी की मेंटल स्पेस के अंदर उसके मुंह को पकड़ लेता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसे वहां पर पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरह की मेमोरीज दिखाकर मुझे कंट्रोल कर पाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह का सीन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा? हाँ मैं खुश हुआ, मैं अपने ग्रैंडपा को दोबारा जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन मेरे ग्रैंडपा मर चुके हैं। डीमन किंग इस बात से हैरान हो रहा है कि इसकी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर ये मुझे देख कैसे सकता है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है कि मेरे ग्रैंडफादर को जो मर चुके हैं मेरी आंखों के सामने मैंने मरता हुआ देखा और तुम यहाँ पर उन्हें मेरे सामने दोबारा से जिंदा करके ले आए हो। और मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर इस बात को गलत समझ लिया, तुम्हें लगा कि ये मेरी ख्वाहिश है, तुम्हें लगा कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे ग्रैंडफादर दोबारा से जिंदा हो जाएं और मैं यहाँ पर उनके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारूं। लेकिन असल में मेरी इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या है? मेरी इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मैं उस बंदे को ढूंढूं, उस किलर को ढूंढूं जिसने मेरे ग्रैंडफादर को मारा था और उसको मारकर मैं अपना बदला ले सकूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश के साथ अभी जिंदा हूं कि मैं ग्रैंडफादर की मौत का बदला लेना चाहता हूं। इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर जब डेविल स्माइल देता है तो डीमन किंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये कमीना यहाँ पर मेरी सोल के अंदर कहां से घुस रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका इतना ज्यादा किलिंग ऑरा निकल रहा है? ये बहुत ज्यादा मर्डरस एनर्जी है, ये तो मेरी मर्डरस एनर्जी से भी ज्यादा है। हालांकि मैं एक स्पिरिचुअल एक डीमन किंग हूं जो कि यहाँ पर दूसरों को मारने के लिए बना है। तो वो डीमन किंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे जैसे तैसे यहाँ पर से निकलना होगा, या तो मुझे इसकी बॉडी के अंदर, इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर डीप गहराई में जाना होगा जहां पर से मैं इसकी मेमोरीज को अरेज कर सकूं, या फिर मुझे यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलना होगा, वरना ये जानवर तो मुझे यहाँ पर मार डालेगा। ये तो खुद एक मॉन्स्टर है, इसे किसी मॉन्स्टर की क्या जरूरत है? तो डीमन किंग को वहां पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बेचारा किसी को कंट्रोल करने के लिए आया था और अब यहाँ पर कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ ग्रैंडफादर वहां पर जियोंग से कहता है कि बेटा जियोंग, तुमने यहाँ पर मुझसे एक सवाल पूछा ना, तुमने पूछा कि मैंने यहाँ पर तुम्हें राइटियस नाम क्यों दिया है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर इसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारा इनर सेल्फ जो है वो डिमोनिक है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि कभी अपनी इनर एनर्जी को हावी मत होने देना। इसी वजह से तुम्हें मैंने एक अच्छा नाम दिया, एक राइटियस नाम दिया, ताकि अपने नाम की वजह से तुम शांत हो जाओ। जैसे हमारा जियोन जो होता है अपने ग्रैंडफादर की बात सुनता है, इसी के साथ ही वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक जाता है और डीमन किंग को वहां पर मौका मिल जाता है। तो डीमन किंग कहता है कि मुझे मौका मिल गया, इसके ग्रैंडफादर हमेशा से इसे कंट्रोल करते रहे हैं, वो नहीं चाहते थे कि इसकी इवल नेचर बाहर निकले। तो जैसे ही उसे वहां पर मौका मिलता है तो वो जल्दी से वहां पर से भागता है। वो कहता है मुझे भागकर जाना होगा, तो वो भागना स्टार्ट करता है, जबकि जियोन भी उसके पीछे भागता है। तो वो कहता है ये बंदा पागल है, मुझे जल्दी से जल्दी इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर किसी डीप हिस्से के अंदर जाकर छुपना होगा ताकि मैं इससे बच सकूं। तो हमारा जियोन साइथ लेकर उसका पीछा करता है ताकि उसे पकड़कर मार सके, लेकिन वो उसके डीप कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है और कहता है कि शुक्र है मैं वहां पर से बचकर निकल आया, अगर मैं वहीं पर रहता तो वो लड़का तो वहीं पर मुझे मार डालता। अब वो इवल स्पिरिट जो होती है हमारे जियोंग की कॉन्शियसनेस के डीप गहराई के अंदर चली जाती है, गहराई के एरिया में जहां पर बहुत सारे पौधे होते हैं। तो वो गार्डन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कैसी स्पेस है, मैंने कभी किसी के बंदे की बॉडी के अंदर इस तरह की स्पेस बिल्कुल भी नहीं देखी, आखिर इसकी मेमोरीज के अंदर ये जगह है ही क्यों? और जैसे ही वहां पर आसपास देखता है तो उसे वहां पर एक डोर दिखाई देता है, उसके ऊपर सील लगी होती है। तो वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो एक डोर है और उसके ऊपर एक तलिस्मन के साथ सील लगी हुई है, लगता है कि किसी ने यहाँ पर इसकी मेमोरीज को सील किया हुआ है, लेकिन कोई यहाँ पर इसके साथ ऐसा क्यों करेगा, इसकी मेमोरीज को क्यों सील करेगा? और इसी के साथ ही वो इवल स्पिरिट जो होती है उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है और जाकर कहता है मुझे यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि इसकी मेमोरीज को क्यों सील किया गया है, मुझे बस यहाँ पर इस डोर को ओपन करना है और इसकी सील मेमोरीज के अंदर जाकर इसको कंट्रोल करना है। अगर मैं यहाँ पर इन सील मेमोरीज को कंट्रोल कर पाया तो इस लड़के की कंप्लीट बॉडी मेरी हो जाएगी और जिस तरह का इस लड़के का ऑरा है, जिस तरह का इसका करैक्टर है, मेरे लिए यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा आसान होगा, मैं जिसे चाहे बड़ी आसानी से मार पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो जाकर दरवाजे को ओपन करने लगता है।
जैसे वो दरवाजे को ओपन करने लगता है फिर से वहां पर उसे किलिंग इंटेंट महसूस होता है और वहां पर जो फील्ड के अंदर बहुत रोशनी थी वहां पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे ग्राउंड के ऊपर जो घास होती है वो उसके पांव के साथ लिपट जाती है और उसे वहीं पर जकड़ लेती है। इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि जहां पर हो क्या रहा है, ये सब कुछ रिवर्स क्यों हो रहा है, मैं जहां पर कंट्रोल करने के लिए आया हूं ना कि कंट्रोल होने के लिए आया हूं। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, अगर इसी तरह होता रहा तो तुम तो यहां पर मुझे कंप्लीटली डिवावर कर जाओगे और मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाऊंगा, मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता रहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वहां पर अंधेरा होते होते कंप्लीट अंधेरा हो जाता है और जैसे ही वहां पर अंधेरा हो जाता है वो पूरी तरह से हमारे जियोंग की बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है और जियोंग उसको डिवावर कर जाता है। उसके डिवावर हो जाने के बाद जियोंग अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है जहां पर वो शामन जो होता है वो अपना तलिस्मान लगाकर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि वहां पर से चुपचाप निकल जाए, लेकिन इसी के साथ वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो गया, ये लड़का इस तलिस्मान से बाहर कैसे निकला और इवल स्पिरिट ने इसको पोजेस कर लिया था, ये अपने आप बाहर कैसे आ गया है। तुम्हारा जियोन जो होता है अपने माथे के ऊपर से उस तलिस्मान को हटाता है और साथ ही वहां पर जितनी इवल स्पिरिट होती है, बची कुछ इवल स्पिरिट होती है, सारी की सारी भी उसकी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है। इवल स्पिरिट के उसकी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होने के बाद उसी के साथ उसके पास से एक इवल स्पिरिट निकलती है। वो इवल स्पिरिट जो होती है वो पहले वाली इवल स्पिरिट से काफी ज्यादा अलग होती है, वो वहां पर शेप लेती है, वो एक डीमन मॉन्क होता है। तुम्हारा जियोन उसे डीमन मॉन्क का नाम देता है। ऐसे लगता है जैसे हमारे जियोन ने उस इवल स्पिरिट को रिफाइन करके उसे अपनी इवल स्पिरिट बना लिया है, जिसे वो अब जहां पर जैसे चाहे यूज कर सकता है। तो शामन जी देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये कोई नॉर्मल सी इवल स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल वेंजफुल स्पिरिट है। लगता है कि इस लड़के ने उस इवल स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर वेंजफुल स्पिरिट में चेंज कर दिया। ये तो एक बहुत ही हाई क्लास की इवल स्पिरिट है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो था अपने डिमोनिक मॉन्क से कहता है, डीमन मॉन्क इसको मार डालो। और जैसे वो उसको ऑर्डर देता है, इसी के साथ ही वो शामन के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसका मॉन्क जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए शामन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शामन भी अपनी शामनिंग पावर को यूज करते हुए तलिस्मान के साथ उसको ब्लॉक करता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने यहाँ पर इवल स्पिरिट को ऑर्डर कैसे दे दिया। इवल स्पिरिट्स जो होती है इनको कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि इवल स्पिरिट्स हमें कंट्रोल करती है। फिर यहाँ पर इस वेंजफुल स्पिरिट को कैसे कंट्रोल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये इसका मास्टर बन गया। और इसी के साथ ही इवल स्पिरिट जो होती है जब उसके ऊपर खतरनाक अटैक करती है, इसी के साथ ही वो शामन जो होता है अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए अपने आप को जैसे तैसे वहां पर बचाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके गिरने के बाद उठता है और कहता है कि तुम यहाँ पर ये कर क्या रहे हो, कि डीमन मॉन्क को यहाँ पर पहले से ऑर्डर मिल चुके हैं, तो वो डीमन मॉन्क बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। वो हमारा जबरदस्त डिमोनिक स्माइल देता है और इसी के साथ ही उसके मुंह के अंदर से बहुत सारे हाथ निकलना शुरू हो जाते हैं और शामन जो होता है बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके पास वहां पर भागने का कोई रास्ता नहीं होता। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि नहीं, अब मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे काम आ सकता हूँ, क्या यहाँ पर इसलिए कि मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की और इवल स्पिरिट को तुम्हारी बॉडी के अंदर छोड़ दिया। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मार रहा, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ पर उस मैनुअल और सील के बारे में पता है कि उसका सीक्रेट क्या है और वो कहां पर छुपी हुई है। अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम किसी और को जाकर सीक्रेट बता सकते हो ना, इसलिए अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और वो डीमन मॉन्क से कहता है कि डीमन मॉन्क इस शामन को मार डालो। और इसी के साथ डीमन मॉन्क उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए शामन के ऊपर अटैक कर देता है और शामन जो होता है वहां पर बेचारा बहुत ही बुरी हालत में होता है, क्योंकि उसके मुंह के अंदर से वहां पर बहुत सारे हाथ निकलते हैं जो कि शामन को पूरी तरह से वहां पर कवर कर लेते हैं और शामन जो होता है बेचारा वहीं पर मर जाता है। शामन वहीं पर चिल्लाते चिल्लाते जब मर जाता है तो हमारा जीवन बाहर जाता है और बाहर जाकर उसे कहता है कि गोचान चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। तो गोचान जैसे वहां पर अंदर आता है, अंदर आने के बाद देखता है कि शामन की डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है और बहुत ही बुरी हालत में होती है, जैसे कि किसी इवल आत्मा ने उसके साथ ये सब कुछ किया हो। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाते हैं कि बाहर हमारे इनर हॉल मास्टर बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं क्या ये वाकई में सब कुछ ठीक रहेगा। मुझे मैडम सियोक ने कहा है कि इस वक्त शामन वहां पर अपने रिचुअल को परफॉर्म कर रहा है ताकि वो मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से इवल आत्मा को निकाल सके। इसी वजह से मैं बाहर बैठा यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। मास्टर मैंग जो होते हैं वो मैनर मास्टर के दोस्त होते हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर उनको याद कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो आज का नहीं है, बल्कि ये सब कुछ होता है ये आज से तकरीबन 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था। आज से 20 साल पहले हम दोनों एक मिशन के ऊपर गए थे जहां पर हमें पायरेट्स के साथ फाइट करनी थी। वहां पर हमारे आसपास बहुत सारे पायरेट्स थे, जहां पर मैं और मेरा दोस्त मॉक इंडियन हम दोनों वहां पर उन पायरेट्स के साथ फाइट कर रहे थे। हम दोनों ने अपनी कमर के साथ कमर जोड़कर उन पायरेट से फाइट की और उसके बाद से हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। और यहाँ पर आने के बाद मैनर मास्टर ने मुझे यहाँ पर इनर मैनर मास्टर इनर हॉल का मैनर मास्टर बना दिया, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर वाइस पैट्रियार्च की पोजीशन है। लेकिन वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते हैं, इसी वजह से मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और मैं यहाँ पर उनके साथ वफादार हूँ। साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकता, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि लेडी सियोक ने मुझे वादा किया था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। उन्होंने एक बहुत ही कमाल के शामन को बुलाया है जो कि बहुत ही अच्छा रिचुअल परफॉर्म कर सकता है और वो मैनर मास्टर को जल्दी से ठीक कर देगा। लेकिन मैं लेडी सियोक के ऊपर बिल्कुल
बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि लेडी सियोक जो है वो फोर्थ यंग मास्टर से नफरत करती हैं, जबकि हमारे मैनर मास्टर जो है वो फोर्थ यंग मास्टर को अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं। बाकी के चारों बेटों में से सिर्फ और सिर्फ फोर्थ यंग मास्टर ऐसा है जो कि कल्टीवेशन के और मार्शल आर्ट्स के हिसाब से भी काफी ज्यादा बेहतर है, और ऊपर से उसका जो नेचर है वो भी यहाँ पर हमारे मैनर मास्टर की तरह का ही है। लेकिन लेडी सियोक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, वो अपने बेटे को अपना यंग मास्टर यानी सक्सेसर बनवाना चाहती हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि वो यहाँ पर उसके साथ कुछ गलत कर सकती हैं, मैनर मास्टर के साथ कुछ गलत कर सकते हैं उस शामन की मदद से। तो मुझे अभी जाकर देखकर आना चाहिए। तो इसी के साथ ही मास्टर जैंग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं लेडी सियोक के पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं जल्दी से अंदर जाता हूं, देखकर वापस आ जाता हूं। और इसी के साथ ही वो मेन हॉल की तरफ चल पड़ते हैं जहां पर मैनर मास्टर का रूम होता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा गोचान जो होता है अंदर आने के बाद वहां पर शामन की डेड बॉडी देखता है। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर से एक तलवार उठा रहा था और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे, जल्दी से शामन की डेड बॉडी को उठा और वहां पर जाकर मैनर मास्टर की बॉडी के पास रख दो। तो वो उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, तो वो कहता है मैं यहाँ पर सबूत क्रिएट करने वाला हूँ कि यहाँ पर शामन ने सब कुछ किया। और इसी के साथ ही वो आसपास तलवार घुमाना शुरू कर देता है। तो वो आसपास वहां पर अटैक कर रहा था, दीवारों के ऊपर चीजें फेंक रहा था और कहता है कि हमें यहाँ पर पूरी तरह से लोगों को कन्विंस करना होगा कि शामन की बॉडी के अंदर मैनर मास्टर की बॉडी से निकलने वाली इवल आत्मा घुस गई थी, और इसको कंट्रोल करने के बाद उसने यहाँ पर मैनर मास्टर का बाजू भी काट दिया अपनी तलवार के साथ। और साथ ही यहाँ पर ये सब कुछ उसी ने किया, हमारे पर भी वो अटैक कर रहा था। और उसके बाद हम दोनों यहाँ पर आए और हम दोनों ने आकर इस मास्टर को सबड्यू किया, लेकिन इवल आत्मा ने यहाँ पर शामन को ही मार डाला। गोचान भी वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो काफी ज्यादा अच्छा प्लान है कि हम लोग यहाँ पर बाकी सभी लोगों को चकमा दे सके, लेकिन क्या बाकी के सभी लोग इस बारे में यकीन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिस्ट्रेस यानी कि लेडी सियोक को धोखा देना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जबकि वो खुद यहाँ पर शामन को लेकर आई थी। मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर उसको यहाँ पर बेवकूफ बना पाएंगे। गोचान उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे नहीं लगता कि आपका प्लान यहाँ पर काम करने वाला है, लेडी सियोक आपकी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है अच्छा तो यहाँ पर ये बात है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसको सच दिखाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा रियल करके दिखाएं कि यहाँ पर वाकई में शामन ने ये सब कुछ किया है। तो अगर हमें इसे यहाँ पर रियल करके दिखाना है तो फिर हमें यहाँ पर एक टैक्टिक को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वो अपनी तलवार को उठाता है और वहीं पर अपनी टांग के अंदर उसको दंसा देता है, तो वो वहां पर उसका ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा रियल लग रहा है, अब बाकी के सभी लोगों को तो इस बात के ऊपर यकीन हो ही जाएगा ना कि यहाँ पर शामन ने ही अटैक किया था और शामन ने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को जख्मी कर दिया। तो गोचान कहता है कि ये बंदा वाकई में पागल है, इसने यहाँ पर इस सबको रियल दिखाने के लिए अपनी टांग को जख्मी कर दिया। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपने हाथों के ऊपर भी खून लगा लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सभी लोग इसके ऊपर यकीन जरूर करेंगे। जबकि गोचान वहां पर सोच रहा था कि इसने यहाँ पर सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की, जहां तक इसने अपनी टांग को यहाँ पर जख्मी कर लिया। मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, इसका दिमाग जो है वो बिल्कुल एक डेविल की तरह चल रहा है। तो गोचान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी ब्लीडिंग को रोक देता हूँ। तो जियोन कहता है कि नहीं ब्लीडिंग होने दो, जितना ज्यादा ब्लड बहेगा उतना ज्यादा लोगों को ज्यादा यकीन आएगा कि वाकई में मेरे पर अटैक हुआ था, और जितना ज्यादा मेरा रंग पीला पड़ेगा उनको और भी ज्यादा यकीन होता जाएगा कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसी के साथ ही दरवाजा खुलता है और मास्टर जैंग वहां पर अंदर आ जाते हैं। मास्टर जैंग जैसे वहां पर अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद वो पूरा सीन देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं जी यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, ये सब कुछ किसने किया। और साथ ही वो कहते हैं कि तुम सभी लोगों में से कौन यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो गोचान चिल्लाकर उसे कहता है कि इन मैनर लॉर्ड यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको सारी की सारी बात समझाता हूँ। जब किसी के साथ हमारा जियोन वहां पर एक्टिंग मोड में आ जाता है और उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैनर मास्टर मुझे लगता है कि आपको जाकर हमारे मैनर मास्टर मेरे फादर को देखना चाहिए। और साथ ही वो वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। तुझे देखने के बाद वो चिल्लाकर कहता है कि अब यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को क्या हुआ, इसको किसने बुरी तरह जख्मी किया है। गोचान क्या तुम यहाँ पर मुझे बताओगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, चलो जल्दी से सारी की सारी बात मुझे बता दो। और इसी के साथ ही गोचान जो होता है वहां पर हमारे जियोन की तरफ देखता है कि वो डेविलिश स्माइल दे रहा होता है, यानी कि वो बेहोश नहीं हुआ होता बल्कि एक्टिंग कर रहा होता है। तो गोचान कहता है कि ये बंदा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर सारी की सारी एक्टिंग ही किए जा रहा है। और उसके बाद वहां पर उनको सारी बात बता दी जाती है और मास्टर जैंग उनकी सारी बात को यकीन मान लेते हैं, यानी उनकी सारी बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सीन जो होता है स्वर्ड मैनर के मेडिसिनल हॉल का दिखाया जाता है कि हमारे जियान को उठाकर वहीं पर बिस्तर के ऊपर डाल दिया जाता है, उसे वहां पर एडमिट किया जाता है और उसकी टांग के ऊपर पट्टी वगैरह की जाती है। तो जियान कहता है कि यहाँ पर तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन और मुझे यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियों की स्मेल आ रही है। फिर साथ ही वो कहता है कि वहां पर उस इवल स्पिरिट ने बताया था कि मैनर मास्टर ने अपनी सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल दोनों को यहीं पर हॉल के अंडरग्राउंड में ही किसी चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट जगह के ऊपर आ गया हूँ, ट्रीटमेंट के बहाने से मैं यहाँ पर से वो दोनों चीजें निकाल लूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लगता है कि रात होने का वेट करना पड़ेगा। रात के वक्त यहाँ पर मैं अपना ऑपरेशन शुरू करूंगा और उसके बाद जाकर वहां पर जाकर पैट्रियार्च की
सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल दोनों वहां पर से उठा लूंगा। पता नहीं उस सीक्रेट मैनुअल के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कोई स्पेशल चीज ही होगी। इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है और गोचान अंदर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो गए हो, तो मैंने तुम्हें एक काम दिया था, क्या तुमने वो काम कर दिया? तो वो अपने पास से 2 बुक्स निकालता है और उसे कहता है कि हाँ मास्टर, शामन की पोजेशन में काफी सारी बुक्स थी, लेकिन अफसोस मैं सिर्फ और सिर्फ 2 को ही बचा पाया हूँ और बाकी की सारी बुक्स को उन लोगों ने जला दिया है। तो वो कहता है क्या बाकी की सारी बुक्स को उन्होंने जला क्यों दिया? तो वो कहता है कि वो लोग यहाँ पर सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, वो किसी को ये नहीं बताना चाहते कि वो लोग खुद यहाँ पर एक शामन को लेकर आए थे और उसी शामन ने यहाँ पर उनके मैनर मास्टर के बाजू काट दिए। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर शामन के रिलेटेड जो कुछ भी था वो सब कुछ जला दिया, जहाँ तक कि शामन की डेड बॉडी को भी जला दिया है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है अच्छा तो ये बात है, चलो शुक्र है कि तुम 2 बुक्स तो उठाकर ले आए। और इसी के साथ ही वहां पर उस बुक को पढ़ता है तो एक के ऊपर वहां पर लिखा होता है मास्टर चूज समरी ओरिजिनल बुक ऑफ जिनजैंग स्कूल, और दूसरी जो होती है वो फर्स्ट टॉम ऑफ एनोमली होती है। यानी कि ये दोनों बुक्स जो होती हैं ये यहाँ पर आत्माओं के बारे में होती है, इवल स्पिरिट्स के बारे में होती है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है गोचान तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। गोचान उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा है। तो जियोन उससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या हो गया? तो गोचान कहता है कि अब मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि आप इन बुक्स का करेंगे क्या, ये तो शामन की बुक्स हैं और आपके किसी काम की नहीं है। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए इनको पढ़ना चाहता हूँ ताकि मेरी यहाँ पर नॉलेज बढ़ सके। और साथ उसे कहता है क्या तुम्हें विंडो के बाहर वो चीज दिखाई दे रही है? तो वो बाहर की तरफ जाकर देखता है, वहां पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो हमारा जियोन कहता है मुझे लगा था कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाहर वहां पर इवल मॉन्क खड़ा होता है तो वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारा जियोन कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इन बुक्स को पढ़ना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि यंग मास्टर मुझे यहाँ पर आपकी किसी बात की समझ नहीं आ रही। और इसी के साथ उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। लेडी सियोक बाहर वहां पर चिल्ला रही होती है और वो अंदर आने की कोशिश कर रही होती है और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। जैसे वो लोग वहां पर अंदर आते हैं तो लेडी सियोक के साथ उसके 2 गार्ड्स भी होते हैं, एक लड़की जो कि उसकी मेड होती है और साथ में उसके साथ एक बॉडीगार्ड होता है। तो लेडी सियोक वहां पर आने के बाद कहती है कि मुझे यहाँ पर तुमसे बात करनी है। तो जियोन कहता है हाँ क्यों नहीं मैडम, हम लोग बात कर सकते हैं। तो वहां पर आने के बाद जैसे वहां पर उसे कहते हैं कि मैं तुमसे बात करनी होगी, तो इसी के साथ ही दिखाता है कि गोचान सबसे पहले उसे ग्रीट करता है और साथ ही उसका नाम पुकारता है, जिसकी वजह से वह जियोन को समझ आ जाती है कि यही यहाँ की फर्स्ट लेडी है, यानी कि लेडी सियोक यही है जो कि काफी ज्यादा कमीनी है। सियोक क्लैन के बारे में कहा जाता है कि सियोक क्लैन एक मार्शल आर्ट्स का क्लैन और वहां पर सभी लोग मार्शल आर्ट्स को सीखते हैं और लेडी सियोक की मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा बेहतर है। और देखा जाए तो इसकी कल्टीवेशन लेवल जो है वो इस वक्त गार्ड कैम के कल्टीवेशन लेवल के बराबर हो सकती है। दोनों इस वक्त फर्स्ट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं, इसी वजह से मैं अगर जहां पर इसे चाहूं भी तब इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं फिलहाल के लिए मास्टर कैम को नहीं हरा सकता तो मैं इसको भी नहीं हरा सकता। तो मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए इससे रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ जियोन उसे वहां पर ग्रीट करता है, बड़ी अच्छे तरीके से ग्रीट करता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर इस कंडीशन में आपके सामने अपना सर तो नहीं झुका सकता, ना ही खड़ा हो सकता हूँ, तो प्लीज मुझे माफ करिएगा क्योंकि मेरे टांग के ऊपर चोट लगी हुई है। तो गोचान वहां पर सोच रहा था कि इस लड़के ने यहाँ पर बड़ी तमीज के साथ लेडी सियोक से बात किया, मुझे लगता है कि यहाँ पर बात बन जाएगी, शायद लेडी सियोक को इसके ऊपर विश्वास हो जाए कि शामन ने ये सब कुछ किया है। और इसी के साथ ही लेडी सियोक उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी ग्रीटिंग्स को लेने के लिए आई हूँ? जियोन कहता है कि सॉरी, इस बात का क्या मतलब था? और इसी के साथ ही लेडी सियोक आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद वो अपना हाथ जो होता है जहां पर उसका जख्म होता है वहां पर उसके अंदर दंसा देती है, वहां पर उसके जख्म के ऊपर उसको रगड़ना शुरू करती है ताकि उसके अंदर से और ज्यादा ब्लड निकले। तो वो उसे कहती है कि अच्छा तो यहाँ पर से तो नीचे से ब्लड निकल रहा है, मुझे तो लगा था कि शायद तुमने वैसी पट्टी लपेटी हुई है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें वाकई में यहाँ पर चोट लगी है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि बाकी सभी की तरह मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई देती हूँ जो मैं इस बात के ऊपर यकीन कर लूंगी कि तुम यहाँ पर एक चोट लगवा ली, वो भी शामन के हाथों से? मुझे लगता है कि तुमने खुद यहाँ पर अपनी तलवार के साथ अपनी टांग को जख्मी किया है ताकि तुम ये सब कुछ सभी को सच दिखा सको। लेकिन तुमने यहाँ पर एक चीज को मिस कर दिया, वो शामन जो था उस शामन को मैंने यहाँ पर पर्सनली हायर किया था और शामन के बारे में मैं ये बात तो जानती हूँ कि शामन अपने रिचुअल्स के दौरान कभी भी यहाँ पर इवल स्पिरिट्स के हाथों पोजेस नहीं होते। इसका मतलब यह है कि मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, लेकिन वो सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। इसी के साथ ही वो जियोन के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम कीड़े कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की? तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इन बातों के ऊपर यकीन कर लूंगी? और जियोन बेचारा उड़ता हुआ बिस्तर से भी नीचे जाकर दीवार के साथ पटकता है और वहां पर उसके गिरने के बाद लेडी सियोक उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर दोबारा अपने आप को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगी, मैं एक ही बार पूछूंगी कि क्या तुमने वहां पर कुछ सुना था या फिर तुमने कुछ देखा था? क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ पता है कि मैनर मास्टर ने वहां पर क्या कहा? तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर नीचे गिरने के बाद साथ ही डेविलिश स्माइल देना शुरू कर देता है, फिर साथ ही वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तुम्हारा जियोन वहां पर पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहा होता है। तो ये देखने के बाद लेडी सियोक कहती है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चोट तो तुम्हारी टांग के ऊपर लगी है लेकिन तुम यहाँ पर पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा जियोन हंसते हंसते वहां पर शांत हो जाता है, फिर साथ ही कहता है कि डिमोनिक मॉन्क जाओ मार डालो। और इसी के साथ उसका डिमन मॉन्क जो होता है वो खिड़की से अंदर आता है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, वो लेडी सियोक को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन लेडी सियोक की बॉडी के वो आर पार हो जाता है, लेकिन लेडी सियोक को वो टच नहीं कर पाता, जिसकी
जिसकी वजह से पीछे जाकर वो उसकी मेड को उठा लेता है। तो इस बात से लेडी सियोक भी काफी ज्यादा घबरा जाती है कि अभी अभी उसके पास से क्या गुजर का क्या, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि इवल मॉन्क जो होता है वो जाकर उसकी नौकरानी को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। ये देखने के बाद लेडी सियोक कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि इसी फिनोमिना की वजह से इसने यहाँ पर उस शामन को भी मारा होगा, क्योंकि शामन की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसी मेरी नौकरानी की हो रही है। जियोन इसी के साथ आगे बढ़ता लेडी सियोक के कान में जाकर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर पैट्रियार्च की सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल को ढूंढना चाहती हो। अगर तुम्हें वो दोनों चाहिए तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ जरा तमीज से बात करनी चाहिए। और इसी के साथ उसका गार्ड भी वहां पर उस नौकरानी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो नौकरानी बहुत ही बुरी हालत में होती है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ निगोशिएट करना चाहिए, ना कि यहाँ पर आकर अग्रेसिव तरीके से मेरे पर अटैक करना चाहिए। और अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ इसी तरह बर्ताव करती रही तो मुझे लगता है कि मुझे सीक्रेट मैनुअल की डील किसी और के साथ जाकर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे सेकंड यंग मास्टर के पास जाना चाहिए या फिर फोर्थ यंग मास्टर, वो भी काफी ज्यादा बेहतर है। अगर मैं जाकर वो मैनुअल उसे दे देता हूं तो फिर बताओ कि यहाँ पर क्या होगा। जबकि तुम यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट कर रही हो, तो मुझे लगता है कि मुझे सेकंड यंग मास्टर को जाकर वो सीक्रेट मैनुअल दे देना चाहिए, और उसके बाद सेकंड ब्रदर जो है वो यहाँ का नया पैट्रियार्च बन जाएगा और तुम्हारे बेटे को मरवा देगा। तो ये बात सुनने के बाद लेडी सियोक जो होती है वहीं पर खामोश हो जाती है, क्योंकि जब वहां पर हमारा जियोन उसे फोर्थ यंग मास्टर का कहता है कि उसके टैलेंट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और उसका बाप उसे यहाँ पर पैट्रियार्च भी बनवाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये वाला जो सीक्रेट मैनुअल है उसे मिलना चाहिए। लेडी सियोक को उसकी बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और इसी के साथ ही लेडी सियोक जो होती है उसी के साथ उसके सामने घुटने टेक देती है और कहती है कि ठीक है मैं यहाँ पर हार मानती हूँ। जबकि हमारा जियोन उसे कहता है कि आज बाहर काफी ज्यादा ठंड है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने और अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर रूम से बाहर निकल आता है। लेडी सियोक जो होती है वहां पर से वापस अपने रूम में आती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो अपनी घर की चीजें उठा उठाकर पटक रही होती है और गुस्से के साथ कहती है कि वो कमीना मेरे साथ इस तरह से बात कैसे कर सकता है। पहले जब भी कभी मैं उसके साथ बात करने के लिए जाती थी वो हमेशा मुझसे डरा रहता था। जब भी मैं गुस्से के साथ उससे बात करती थी उसी वक्त वो एक भीगी बिल्ली बन जाता था, और मुझे लगा था कि अगर मैं जाकर उसके ऊपर प्रेशर डालूंगी तो वो सारे का सारा सच उगल देगा। लेकिन आज उसकी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मॉक ग्योंगवून है ही नहीं, जैसे कि वो कोई और बंदा हो जो कि उसकी बॉडी के अंदर आकर घुस गया हो। मैडम गुस्से के साथ कहती है कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की मैंने मास्टर की सील और सीक्रेट मैनुअल को हासिल करने के लिए, मैं यहाँ पर अपनी मेहनत का फ्रूट किसी और को खाने कैसे दे सकती हूँ। तो उसका गार्ड उसे कहता है कि मैं अभी जाता हूँ वहां पर जाकर थर्ड यंग मास्टर को मार डालता हूँ, मेरे लिए ये काफी ज्यादा आसान है। तो मैडम उसे कहती है नहीं, उसे जान से नहीं मार सकते, क्योंकि अगर उसने सीक्रेट मैनुअल किसी और को दे दिया तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो गार्ड उसे कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। मैडम सियोक उसे कहते हैं कि अब जबकि उस लड़के ने यहाँ पर सबकी शुरुआत कर ही दिया है तो फिर ठीक है, इसका अंत तो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ जाकर फिनिक्स पवेलियन के लोगों को शामन म्योशिन के बारे में बताओ कि म्योशिन यहाँ पर आकर मर गया है और उसे यह भी बताना है कि उसे किसने मारा है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि आप वाकई में चाहते हैं कि मैं फिनिक्स पवेलियन के लोगों को इस बारे में बताऊं। तो फिनिक्स पवेलियन के बारे में बताया जाता है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर शामन रहते हैं, शामन्स की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और म्योशिन जो शामन जहां पर आया था वो वहीं का एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर था। इसी वजह से अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर को मारा गया है तो वो लोग यहाँ पर उसका बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। लेडी सियोक कहती है कि एक बार यहाँ पर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पता चल गया कि तुमने उनके एक शामन को मार दिया है तो वो लोग यहाँ पर तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे कहीं से भी वो तुम्हें ढूंढ कर जरूर मार डालेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मेडिसिनल हॉल का ही दिखाया जाता है, जहां पर हमारा जियोन अपने रूम के अंदर रेस्ट कर रहा होता है। उसे वहां पर एक रूम दिया गया होता है और वहां पर वो बुक्स को पढ़ रहा होता है जो बुक्स वहां पर उसे शामन के पास से मिली थी। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर इवल स्पिरिट किसे कहते हैं। जब एक इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो स्पिरिट होती है, अगर उसके अंदर रिजेंटमेंट हो यानी गुस्सा हो या फिर उसके अंदर कोई ग्रज हो तो वो यहाँ पर इवल स्पिरिट बन जाती है। इवल स्पिरिट की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी सारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। उनमें से सबसे पहली स्पिरिट होती है वो रेड स्पिरिट होती है। रेड स्पिरिट जो कि अपने आप को दूसरी चीजों के साथ जोड़कर रखती है, किसी डेड बॉडी के साथ या फिर जिंदा इंसान के साथ जोड़कर नहीं रख सकती और वो इतनी खतरनाक नहीं होती। ऑरेंज स्पिरिट्स जो होती हैं ये थोड़ी खतरनाक होती है, जो कि इंसान को पोजेस कर लेती है और उनके पास से तरह तरह के काम करवाती हैं। जबकि येलो स्पिरिट जो होती है वो इंसान की बॉडी से अलग हो सकती हैं और ये अपना एक रूप ले सकती हैं और किसी को भी जान से भी मार सकती हैं। हमारा जॉन इसी के साथ ही अपने डिमोनिक मॉन्क को वहां पर बुलाता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है कि इसकी आंखों के अंदर से येलो कलर निकल रहा है, मुझे लगता है कि ये एक येलो स्पिरिट है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर इसके बारे में पता चल गया कि ये एक येलो स्पिरिट है। जॉन जो होता है अपने डीमन मॉन्क को वहां पर यूज कर रहा होता है, अंडरग्राउंड में भेज रहा होता है, क्योंकि वो किसी भी जगह के अंदर आ जा सकती है तो उसे भेजा होता है ताकि अंडरग्राउंड में देख कर आए कि वहां पर दरवाजा कहां पर और कैसे ओपन होगा, ताकि वो अंडरग्राउंड में जाकर पैट्रियार्च की सील और सीक्रेट मैनुअल ले सके। वहां पर नीचे अंडरग्राउंड जाने का रास्ता उसे पता नहीं होता, तो फिर साथ उसे पता चलता है कि यहीं पर एक राज को ओपन करने की वजह से नीचे का डोर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्पिरिट को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। ये वैसे तो काफी ज्यादा काम किया, लेकिन फिलहाल के लिए इसने लेडी सियोक के ऊपर
काम नहीं किया था, जिसकी वजह से ये काफी बड़ी टेंशन की बात है। अगर ये इवल मॉन्क जो है ये यहाँ पर लेडी सियोक को नहीं मार सकता, इसका मतलब यह है ये गार्ड कैम को भी नहीं मार सकता, और अगर मैं गार्ड कैम को नहीं मार सकता तो फिर मैं यहाँ पर काफी बड़े में खतरे में हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? मुझे लगता है कि उन दोनों की मार्शल आर्ट्स हायर है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर गोचान के ऊपर इवल मॉन्क को यूज किया था, तो डीमन मॉन्क जो था गोचान के ऊपर सही से काम कर रहा था, उसने उसको बड़ी आसानी के साथ जकड़ लिया था और उसे मारने वाला था। वो लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्पिरिट को यानी अपने डीमन मॉन्क को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की जरूरत है। और इसी के साथ ही जब वो अगले पेज को खुलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की स्पिरिट होती है। तो जो स्पिरिट ग्रीन कलर की होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी मार्शल आर्टिस्ट को बड़ी आसानी से मार सकती है। ये पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर एक ग्रीन कलर की स्पिरिट की जरूरत है। और साथ ही वो बुक को बंद करता है और कहता है कि चलो फिलहाल के लिए यहाँ पर अंडरग्राउंड में चलते हैं, क्योंकि उसने दरवाजा ओपन कर लिया होता है। तो वो वहां पर एक लालटेन पकड़ता है और वहीं पर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जाता है और कहता है कि सबसे पहले जाकर पैट्रियार्च की सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल ढूंढते हैं। तो सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे की तरफ जा रहा था, तो वो जो चैम्बर होता है वो काफी ज्यादा गहराई में बनाया गया होता है, वहां पर काफी सारी सीढ़ियां होती हैं, वहीं पर उसे भी अंत दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वो कहता है कि पता नहीं कौन जहां पर इतनी गहराई में खुदाई करता रहा और जाकर इतनी सीढ़ियां बनाई है, जो कि इतनी ज्यादा गहराई में अंडरग्राउंड टनल बनाने की क्या जरूरत थी। मुझे लगता है कि वो सीक्रेट मैनुअल जो कुछ ज्यादा ही खास होगा, जिसकी वजह से सभी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, और इसी वजह से इनके मैनर मास्टर ने भी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद कुछ यहाँ पर इस जगह के ऊपर छुपाया हुआ है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर खोने को कुछ भी नहीं है, और अगर मुझे यहाँ पर वो मिल जाए तो मुझे फायदा ही हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि उस सीक्रेट मैनुअल के अंदर ऐसा क्या है जो कि मेरे काम आ सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए मेरा डीमन मॉन्क जो है वो भी गार्ड कैंप के ऊपर काम नहीं करेगा। तो फिर मुझे यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल की जरूरत पड़ेगी, मुझे कुछ मार्शल आर्ट्स की टेक्निक की जरूरत है। फिर साथ उसके सामने वहां पर एक गेट अपीयर होता है, तो हमारा जो जोन होता है वो जाकर उस दरवाजे को खोलता है और अंदर आ जाता है। जैसे वो अंदर आता है वहां पर उसके सामने 4 दरवाजे होते हैं। तो वो कहता है कि जहां पर उनकी मेमोरीज के मुताबिक उस इवल स्पिरिट ने जो बताया था कि वहां पर चौथे दरवाजे के पीछे वो सीक्रेट मैनुअल सील पड़ी हुई है, तो मुझे चौथे दरवाजे के अंदर ही जाना होगा, बाकी के दरवाजों के अंदर नहीं जाते। और इसी के साथ ही वो डायरेक्टली 4th डोर को ओपन करता है और उसके अंदर जाता है। तो वो बिल्कुल एक एम्प्टी स्पेस होती है, वहां पर एक बड़ा सा मेन हॉल होता है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल खाली है। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसका पाँव जो होता है वो एक टाइल के ऊपर पड़ता है, जो कि दब जाती है, वो एक ट्रैप टाइल होती है। और इसी के साथ ही ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर जो होता है उसके ऊपर गिरता है। तुम्हारा जोन जल्दी से जंप करते ऊपर की तरफ जंप करता है ताकि उस पत्थर के ऊपर गिरने से अपने आप को बचा सके। और वो कहता है यहाँ पर तो ट्रैप्स लगे हुए हैं, और जैसे ही वो साइड के ऊपर जंप करके हटता है ताकि वो नीचे लैंड कर सके, इसी के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ एरोज निकलते हैं और उसके ऊपर शूट होते हैं। तो वो उन एरोज से अपने आप को बचाता है, लेकिन वहां पर काफी सारे एरोज होते हैं। इसी के साथ उसके हाथ में जो लैंटर्न होती है उसी लैंटर्न की मदद से वहां पर उन एरोज को ब्लॉक कर रहा होता है। आखिरी वाला एरो जो होता है उसी लैंटर्न के अंदर ही आकर लगता है। फिर साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से एक बड़ी सी लकड़ी निकल आती है, जो कि रस्सियों के साथ बंधी होती है, वो भी स्विंग करती हुई उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जंप करते हुए उसके ऊपर से आगे गुजर जाता है। और कहता है लगता है कि सीक्रेट मैनुअल और सीक्रेट सील जो है बहुत ज्यादा खास है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी मेहनत की गई है कि यहाँ पर इतने सारे ट्रैप्स बिछाए गए हैं। तो मुझे यहाँ पर इन सभी ट्रैप्स को पार करना ही होगा ताकि मैं जाकर वहां पर से वो सीक्रेट चीज ले सकूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट मैनुअल के लिए ये सारी मेहनत की गई है, वहां पर कुछ और भी हो सकता है जो कि उससे भी ज्यादा खास हो सकता है। और वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं और बहुत सारी अच्छी अजीब और गरीब चीजें निकलती हैं, जिनको वहां पर उसे अवॉइड करना पड़ता है। और हमारा जीवन उन सभी के सभी ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है और कहता है कि आज मुझे जहां पर कोई भी नहीं रोक सकता, मैं इन सभी ट्रैप्स को पार करके वहां पर पहुंच कर रहूंगा। और फाइनली जो होता है उन सभी ट्रैप्स को अवॉइड करने के बाद जो बड़ा सा हाल होता है उसको पार करके दूसरी तरफ निकल आता है, जहां पर उसके सामने एक और दरवाजा होता है। और उसको पार करने के बाद जब वो अंदर आता है तो वहां पर ऐसे होता है जैसे कोई लिविंग एरिया होता है। तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि जहां पर अंडरग्राउंड के अंदर लगता है कोई यहाँ पर रहता भी था, क्योंकि इस जगह को बहुत ही खास बनाया गया है, बिल्कुल एक रूम की तरह, ऊपर से जिसको सजाया भी गया है। तो वहां पर सामने टेबल के ऊपर कुछ चीजें पड़ी होती हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर चीजों को देखकर लगता है कि कोई यहाँ पर रहता था। और साथ ही वहां पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जो कि डायरेक्टली टेबल के ऊपर ही पड़ा होता है, यानी कि वो बिल्कुल सामने पड़ा होता है। तो जॉन कहता है कि अगर ये मैनुअल इतनी ज्यादा खास था तो फिर यहाँ पर इस टेबल के ऊपर क्या कर रहा है, और जाकर उस बॉक्स को ओपन करता है। जैसे वो उसके ढक्कन को हटाता है तो अंदर 2 बुक्स पड़ी होती है, एक का नाम एडमेंट रिजॉल्व होता है, दूसरे का नाम वुड हार्ट स्वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होता है। तो जब वो उन दोनों चीजों को देखता है तो कहता है ये तो वही सीक्रेट मैनुअल्स हैं, क्योंकि गोचान ने मुझे इनके बारे में बताया था। तो गोचान ने से बताया था सीक्रेट मैनुअल जो है वो 2 बुक्स हैं, एक बुक जहां पर तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कल्टीवेशन टेक्निक है और दूसरी स्वर्ड आर्ट है। वो दोनों ही हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स हैं जो कि जहां पर उसी बुक से ही सीखी जा सकती हैं। तो जियोन उन दोनों बुक्स को उठा लेता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि इन दोनों को मैं रख लेता हूं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन ये अजीब नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैनुअल्स थे और दोनों मैनुअल जो थे इतनी बड़ी बिल्डिंग में रखे गए और ऊपर से इनकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हाई रखी गई है। मुझे लगता है कि जहां पर इन मैनुअल
कैमल्स के अलावा कुछ और भी, और साइड के ऊपर उसे एक और बॉक्स दिखाई देता है। तो वो कहता है कि वहां पर वो बॉक्स क्या कर रहा है। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जहां पर इस बॉक्स को खींच कर जहां पर रखा गया है, क्योंकि वहां पर नीचे उस बॉक्स से खींचने के निशान होते हैं। तो वो कहता है लेकिन जहां पर इसे खींचकर क्यों रखा गया होगा। इसी के साथ ही जियोन जाता है और जाकर इस बॉक्स को धक्का देकर साइड के ऊपर कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि इसके नीचे किसी चीज को छुपाया गया है। जैसे ही वो उस बॉक्स को यानी इस बड़े से बॉक्स को धक्का देकर साइड के ऊपर करता है तो वहां पर नीचे एक सीक्रेट डोर होता है, उसके ऊपर तलिस्मन लगाकर उसको बंद किया गया होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, जहां पर तो एक और सीक्रेट डोर है, मुझे लगा ही था। और इसी के साथ ही वो तलिस्मन को उखाड़ता है और उस दरवाजे को ओपन करता है। जैसे वो उसको ओपन करता है तो वो सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा होता है और उसके अंदर भी एक बॉक्स पड़ा होता है और उस बॉक्स के ऊपर भी तलिस्मन लगे होते हैं और उसको बंद किया गया होता है। तो वो कहता है कि जहां पर तो एक और छोटा बॉक्स पड़ा हुआ है, इस मिस्टीरियस बॉक्स के ऊपर भी चार्म्स लगे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि यही वो चीज है जिसको यहाँ पर असल में छुपाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ओमनियस एनर्जी निकल रही है। और वो एक एक करके उसके ऊपर से तलिस्मन हटाना स्टार्ट करता है। जैसे वो उसके ऊपर से तलिस्मन हटाता है और उस बॉक्स को ओपन करता है, वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और उसकी लैंटर्न की लाइट जो होती है वहां पर मदम होना शुरू हो जाती है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये अचानक से लैंटर्न को क्या हो गया, इसकी लाइट यहाँ पर अचानक से मदम और तेज कैसे हो रही है, फिर साथ ही वहीं पर बुझ जाती है। तो वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या, अचानक से यहाँ पर अंधेरा हो गया। फिर साथ ही वहां पर बॉक्स क्योंकि उसने ओपन कर दिया था, तो वो कहता है कि चलो इस बॉक्स के अंदर ही देख लेते हैं। तो उस बॉक्स के अंदर एक बुक पड़ी होती है, वो उस बुक को बाहर निकलता है, उसकी अपनी एक चमक होती है। उस बुक के ऊपर भी वहां पर एक चेन होती है जिसकी मदद से उसे वहां पर सील किया गया होता है। वो एक मॉन्क की सील होती है जिसके ऊपर हर दाने के ऊपर वहां पर तलिस्मन्स लिखे गए होते हैं। तो लेकिन उसकी जो बुक का कवर जो होता है, यानी उसका जो बैक कवर होता है, उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका टेक्सचर जो है जो बहुत ज्यादा अजीब सा, ऐसा लगता है जैसे ये किसी स्किन के साथ बनाई गई हो। लेकिन जैसे वो उसे गौर से देखता है उसे पता चलता है कि ये एक इंसान की स्किन के साथ बनाई गई है, एक इंसान के चेहरे की स्किन के साथ इस बुक के कवर को बनाया गया है। तो हमारा जियोन वहीं पर डेविली स्माइल देता है और कहता है कि अगर इस बुक के कवर को इंसान की स्किन से बनाया गया है तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा खास होने वाली है, ये बुक मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी। यहीं पर से बाहर का सीन दिखाते हैं, सेकंड पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहां पर सेकंड पैलेस मास्टर यानी सेकंड यंग मास्टर जो होता है वो अपने घर में जश्न मना रहा होता है। तो उसने बहुत सारे ढोल बजाने वाले लाए होते हैं और वहीं पर बहुत ज्यादा जश्न मनाया जा रहा था और साथ ही वो ड्रिंक पी रहा होता है, क्योंकि गार्ड कैंप जो होता है उसकी साइड के ऊपर आ गया होता है। उसने आकर उसे हाथ मिला लिया होता है, जिसकी वजह से सेकंड यंग मास्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर नया सक्सेसर चूज हो जाएगा, बहुत ही जल्दी यहाँ पर नया पैट्रियार्च बन जाएगा। वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करो, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं तुम सभी लोगों का मैनर मास्टर बनने वाला हूँ। तो सेकंड यंग मास्टर जो होता है वो गार्ड कैंप से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी साइड के ऊपर आ गए हो। और साथ ही वहां पर वो गार्ड कैंप से कहता है क्या हो ना यहाँ पर जरा आकर मेरे गले लगो। तो गार्ड कैंप उसे कहता है कि सेकंड यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ, मैंने यहाँ पर वही फैसला किया जो बिल्कुल सही होने वाला था। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि प्लीज माफ करना कि मैंने यहाँ पर आपको इतना वेट करवाया। तो वो कहता है कोई बात नहीं गार्ड कैंप, ये सारी की सारी पार्टी तुम्हारे लिए यहाँ पर रखी गई है, तुम भी यहाँ पर और हमारे साथ एंजॉय करो, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है मेरे साथ आने का। गार्ड कैंप उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपने मुझे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ट्रीट किया और मुझे लगता है कि मैंने फैसला भी सही किया। और इसी के साथ ही सेकंड यंग मास्टर बाकी सभी लोगों से कहता है कि ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो। और वो गार्ड कैंप को अपने साथ लेकर वहां पर अंदर आता है। फिर साथ ही उसे कहता है अब मुझे ये बताओ कि थर्ड यंग मास्टर उसकी मार्शल आर्ट्स की एबिलिटीज क्या वाकई में वो चली गई हैं। तो गार्ड कैंप उसे कहता है कि हाँ उसकी एबिलिटीज चली गई हैं, क्योंकि अंदर से वो सब कुछ जानता होता है। वो बिल्कुल भी ये नहीं बताना चाहता कि उसने यहाँ पर असली वाले थर्ड यंग मास्टर को मार दिया और इस वक्त जो बंदा यहाँ पर है वो फेक है, लेकिन उस फेक के पास कल्टीवेशन नहीं है, उसके पास कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स नहीं है। तो वो सोच रहा था कि मैंने इसे यहाँ पर सच बता दिया तो फिर यहाँ पर मेरी नौकरी जा सकती है या फिर मुझे जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की रक्षा करनी थी लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया। अब मुझे यहाँ पर फेक को बलि का बकरा चढ़ाना होगा और मैं यहाँ पर उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा कि उसके पास मार्शल आर्ट्स नहीं है और सेकंड यंग मास्टर से मरवा देगा और इसकी तरह यहाँ पर ये मसला हल हो जाएगा और मैं बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। और गार्ड कैंप उसे कहता है कि यंग मास्टर ये बात वाकई में सच है कि वो इस वक्त कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक यूज नहीं कर सकता, फिलहाल के लिए उसके पास कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है। सेकंड ब्रदर कहता है कि वो तो पहली बेवकूफ था और ऊपर से अब यहाँ पर उसके पास कोई भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी नहीं बची, उसकी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स उससे चली गई है। इसका मतलब यह है कि अब वो यहाँ पर सक्सेशन कंपटीशन से बाहर होने वाला है। तो पहली यहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर दोनों बाहर हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ हम दो लोग ही बचते हैं। तो इसी के साथ सेकंड यंग मास्टर जो होता है उसे कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम यहाँ पर मेरे पास आए और मेरे साथ आकर मेरे साथ मिलकर काम करने वाले हो, फ्यूचर भी हम दोनों का काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसी के साथ ही सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगे कि उसकी मार्शल आर्ट्स के साथ हुआ क्या, अचानक से उसकी मार्शल आर्ट्स कहाँ पर चली गई, क्योंकि वो भी यहाँ पर उसे बचपन में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है। तो गार्ड कैंप आगे से खामोश होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं बताना चाहते तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि
यहाँ पर गलतियां होती है, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो वो भी मुझे बता सकते हो। तो गार्ड कैम उसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, मैं यहाँ पर इसको इस बारे में आपको नहीं बता सकता, और वैसे भी आप इस बारे में जानकर उसका आपका कोई फायदा भी नहीं होगा अगर आप इस बारे में जान भी जाते हैं। तो इसी के साथ सेकंड यंग मास्टर से कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पर भरोसा कर लेता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर एक फार्मर असैसिन हो हमारे इनफेमस पैलेस के। तो ये बात सुनने के बाद गार्ड कैम को भी झटका लगता है क्योंकि उसके पास के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता था कि असल में वो एक असैसिन रह चुका है। तो इस बात से वो काफी हैरान होता है और कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर मेरी बैकग्राउंड को चेक करवाया है। तो सेकंड यंग मास्टर कहता है कि गार्ड कैम क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा? तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारा एक सीक्रेट है और तुम यहाँ पर अपने सीक्रेट को अपने पास रख सकते हो, अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो, मैं दोनों सीक्रेट्स को संभाल कर रखूंगा। तो गार्ड कैम बेचारा आगे से फिर से वहीं पर खामोश हो जाता है। तो सेकंड यंग मास्टर से कहता है तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर से फिलहाल के लिए जा सकते हो, जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। और इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है वहां पर से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो सेकंड यंग मास्टर अपने गार्ड से कहता है कि मुझे लगता है कि जो बंदा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के बारे में उसने ठीक ही कहा होगा कि उसकी मार्शल आर्ट चली गई है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। वो चो इलसेंग से कहता है कि जाओ जाकर तुम चेक करके आओ। तो वो से कहता है कि तुम्हें वहां पर जाना और जाकर चेक करके आना है कि क्या वाकई में वहां पर उसकी मार्शल आर्ट्स की सारी ट्रेनिंग चली गई है, क्या वो अभी मार्शल आर्ट्स को यूज कर सकता है या नहीं। तो लगता है कि तुम ये मिशन पूरा कर लोगे। तो चो इलसेंग उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ जाकर चेक करके आना है या फिर मुझे कुछ और भी करना है। तो सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि अब यहाँ पर मेरी बात को समझो ना, वहां पर जाने के बाद अगर तुम्हें पता चले कि उसकी मार्शल आर्ट चली गई है तो फिर जाकर उसका एक पांव या फिर उसका एक हाथ तोड़ देना, कम से कम उसे यहाँ पर सबक तो मिलना चाहिए। और इसी के साथ ही जो इलसेंग उसे कहता है जी मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से अंडरग्राउंड का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा जियोन जो होता है अपने हाथ में वो ह्यूमन स्किन वाली बुक पकड़कर खड़ा होता है और उस बुक को अपने हाथ में पकड़कर वो कहता है कि इस बुक को मैं यहाँ पर अपने हाथ में पकड़कर खड़ा हूं और मुझे काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ पर अपने हाथों के अंदर से पल्पिटेशन महसूस हो रही है जैसे कि इसके अंदर कोई जिंदा चीज हो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज है जो कि मर रही है और वहां पर आखिरी सांसें ले रही है। इसी के साथ ही जियोन वहां पर और भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है, जो भी निकलेगा वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या मैं इस बुक को यहीं पर ओपन करूं। और वो उस बुक को वहां पर ओपन करना चाहता है लेकिन उसके ऊपर जो चेन लगी होती है वो उस चेन को फिलहाल के लिए ओपन नहीं कर सकता क्योंकि उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ने वाली है, बाई फोर्स उसको ओपन नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ ही उसका डीमन मॉन्क जो होता है वहां पर उसके सामने अपीयर होता है। डीमन मॉन्क जैसे वहां पर आता है और आकर उसे बताता है कि बाहर से कोई इस तरफ आ रहा है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि अब क्या हुआ, लगता है कि कोई यहाँ पर इसी तरफ आ रहा है तो मुझे जल्दी से जल्दी बाहर जाना होगा। लेकिन साथ ही वो डीमन मॉन्क की तरफ देख रहा है कि डीमन मॉन्क उस बुक को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उस बेचारे के पसीने छूट रहे होते हैं। तो हमारा जियोन कहता है कि अब इसको क्या हो गया, ये खुद यहाँ पर एक येलो कलर की स्पिरिट है लेकिन ये यहाँ पर इस बुक को देखकर डर रहा है, इसका मतलब यह है कि इस बुक के अंदर जो भी है वो येलो स्पिरिट से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे हाथ में यहाँ पर एक जैकपॉट लग गया है, अगर मैंने इसके अंदर छुपी हुई स्पिरिट को बाहर निकाल लिया तो फिर मेरे हाथ में एक बहुत ही पावरफुल वेपन आ जाएगा। तो जियोन उसको वापस उसी बॉक्स के अंदर रखता है और उस बॉक्स में तो उसको वहां पर से उठा लेता है और उसे अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर आ जाता है और कहता है इसने यहाँ पर बताया कि बाहर कोई आ रहा है जो कि मेरे लिए ट्रबल काज कर सकता है, चलो देखते हैं कि यहाँ पर अब किसने किसको भेजा है, आखिर उसको मुझसे क्या चाहिए। और इसी के साथ ही वो वहां पर से बाहर निकल आता है। तो जब वो वहां पर से बाहर आ जाता है तो यहीं पर का सीन दिखाते हैं कि इलसेंग जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ उसके रूम की तरफ जा रहा होता है। तो वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है उनके रूम के बाहर और वहां पर देखता है कि गोचान वहां पर जो पहरा दे रहा होता है लेकिन उस बेचारे को भी नींद आ रही होती है। तो वो कहता है कि गोचान यहाँ पर बाहर क्या कर रहा है, लगता है कि यंग मास्टर जो है वो अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहा है जिसकी वजह से उसने गोचान को स्पेशली यहाँ पर पहरा देने की ड्यूटी दी है ताकि कोई भी अंदर आकर उसे डिस्टर्ब ना कर सके। इसी के साथ ही वो जंप करते हुए खिड़की के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और अंदर की तरफ देखता है। जैसे ही वो अंदर देखता है तो इसी के साथ उसे दिखाई देता है कि यंग मास्टर तो वहां पर सो रहा है। तो जोन अपने बिस्तर के ऊपर सो रहा होता है। तो वो कहता है कि ये तो यहाँ पर सो रहा है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर अंदर कुछ ना कुछ कर रहा होगा जिसकी वजह से गार्ड गोचान को इसने बाहर ड्यूटी पेपर लगाया हुआ है। इसके साथ ही वो आगे बढ़ता है, उसे टेबल के ऊपर पड़ी हुई एक बुक दिखाई देती है। तो वो कहता है कि ये क्या यहाँ पर एक बुक पड़ी हुई है, लेकिन जैसे वो उस बुक को उठाता है तो उसे झटका लगता है क्योंकि वो सीक्रेट मैनुअल में से एक बुक होती है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये बुक यहाँ पर क्या कर रही है, इस बुक को तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो वाकई में असली बुक है। इस लड़के के पास ये बुक आई कहां से। फिर साथ ही वो कहता है कि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जबकि इसके पास बुक है तो फिर मैं इस बुक को उठा लेता हूँ, मैं सेकंड यंग मास्टर को जाकर ये बुक दूंगा, उनके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है और इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। एक बार जब बुक उनके पास चली गई तो उसके बाद हमारी जीत तो यहाँ पर पक्की है और हमारे सेकंड यंग मास्टर यहाँ पर सक्सेसर बनने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ से पीछे से बहुत ही ऑमिनियस एनर्जी महसूस होती है क्योंकि हमारा जियोन उठकर उसके पीछे खड़ा होता है और इसी के साथ ही वो उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसके सर को वहीं पर टेबल के ऊपर पटक कर मारता है। जैसे ही वो उसका सर वहां पर टेबल के ऊपर पटकता है उस बेचारे की नाक टूट जाती है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि अब बताओ तुम आधी रात के वक्त यहाँ पर मेरे बेडरूम के अंदर क्या
कर रहे हो, कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आ रही, क्या तुम मेरे साथ सोने के लिए आए हो? जबकि जिनसेंग वहां पर सोच रहा होता है कि ये कमीना जी यहाँ पर नौटंकी कर रहा था, मुझे लगा कि ये वाकई में सो रहा है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसके सर को बार बार टेबल के ऊपर पटकता और कहता है अब यहाँ पर तुमने मेरी नींद खराब कर ही दिया है, तो फिर मैं क्यों ना तुम्हें हमेशा के लिए नींद में सुला दूं। और इसी के साथ ही जब वो बार बार उसका सर वहां पर पटकता है तो इलसेंग कहता है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये तो क्या कर रहा है, ये मेरा सर वहां पर बार बार पटक रहा है। और उस बेचारे की नाक की हड्डी टूट जाती है और इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो बेचारा उल्टा लटका होता है और हमारा जियोन उसके सामने बैठा होता है, तो उसको उसने उल्टा रस्सी के साथ लटका दिया होता है, ऊपर उसने बांधा होता है और वो बेचारा लटक कर वहां पर चिल्ला रहा होता है, कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा जियोन अपने पास एक नाइफ निकालता और कहता है कि टॉर्चर करने का टाइम आ चुका है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने, अगर सवालों के जवाब दोगे तो जिंदा बचोगे, अगर नहीं दोगे तो मरोगे। यहीं पर एक बैकग्राउंड का सीन दिखाता है कि जब हमारा जियोन जो था उसे बहुत ही बुरी तरह से वहां पर टेबल के ऊपर पटक पटक कर नीचे गिराकर बेहोश कर देता है और उससे उठाकर वहां पर से लेकर आ रहा था टॉर्चर करने के लिए। तो गोचान उसे कहता है कि ये क्या, ये तो चो इलसांग है। तो हमारा जियोन उसे कहता है क्या तुम इसको जानते हो? वो कहता है हाँ मैं इसको जानता हूँ, ये तो सेकंड यंग मास्टर का पर्सनल गार्ड है। तो ये बात सुनने के बाद वो उसे कहता है तो सेकंड यंग मास्टर वो यहाँ पर क्या करने के लिए इसको भेजेगा, तुम्हें क्या लगता है कि उसने यहाँ पर से मुझे मारने के लिए भेजा होगा? तो इसके साथ ही गोचान उसे कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि उसने यहाँ पर इसे क्यों भेजा होगा, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ था, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट काम करने के लिए आया होगा। हो सकता है कि असैसिनेशन मिशन के लिए आया हो या फिर हमारी बुक्स को चोरी करने के लिए आया हो। तुम्हारा जियोन कहता है चलो फिर ठीक है, इसी के पास से पूछ लेते हैं। उसे अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है और कहता है कि मैं इसे लेकर जा रहा हूँ इसे पूछने के लिए। लेकिन गोचान उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज इसको टॉर्चर मत करना है, इसको टॉर्चर नहीं कर सकते। तो हमारा जियोन उसे कहता है क्यों, मैं इसको टॉर्चर क्यों नहीं कर सकता? तो उसे कहता है कि सेकंड यंग मास्टर बहुत ज्यादा कमीना है, अगर आपने यहाँ पर इसको टॉर्चर किया, जो उसका पर्सनल गार्ड है और उसे अपने लोगों की बहुत ज्यादा परवाह रहती है, अगर उसके बंदे को तुमने यहाँ पर टॉर्चर किया तो वो यहाँ पर तुमसे बदला जरूर लेगा। और इसी के साथ ही वहां जियोन आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसका हाथ मोड़ते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि सेकंड यंग मास्टर मुझसे ज्यादा जालिम हो सकता है? और इसी के साथ ही उसे लेकर वहां पर से दूसरे रूम की तरफ चला जाता है, जबकि गोचान वहीं पर बैठा बेचारा चिल्लाता रह जाता है और कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, सेकंड यंग मास्टर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा और तुमसे बदला लेगा। फिर साथ ही वहीं पर लेट जाता है और कहता है कि छोड़ो मुझे क्या, तुम दोनों लड़ो आपस में, जो मर्जी मरता है, मुझे इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जाकर उसको टॉर्चर ही करेगा और उसे जान से नहीं मारेगा, क्योंकि मैंने उसको वार्निंग दे दिया है कि ये सेकंड यंग मास्टर का पर्सनल गार्ड है। और इसी के साथ ही वहीं पर खामोश हो जाता है और कहता है कि वो मार भी सकता है क्योंकि ये भी एक कमीना है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो अंदर का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा जियोन जो होता है अपना नाइफ लेकर बैठा होता है और उसी के साथ ही चो इलसांग को होश आ जाती है। वो उसे कहता है कि मेरे हाथ खोलो। तो हमारा जियोन उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे हाथ क्यों खोलूंगा? तो वो उसे कहता है क्योंकि तुम मेरे हाथ इसलिए खोलने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा चेहरा देख लिया और तुम्हें पता है कि मैं चो इलसांग हूँ और मैं सेकंड यंग मास्टर का पर्सनल गार्ड हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो सेकंड यंग मास्टर यहाँ पर आएंगे और आने के बाद में बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाले हैं, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से मुझे जाने दो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल्स हैं, सीक्रेट मैनुअल्स हमारे पास पहले से आ चुके हैं और सीक्रेट मैनुअल जो है वो सेकंड यंग मास्टर को दे दो, तो यहाँ पर उनके सामने मैं तुम्हारे लिए भीख मांगूंगा कि वो तुम्हारी जान बख्श दें और इस तरह तुम बच जाओगे। जबकि साथ ही वो अंदर से और साथ ही चो इलसांग अंदर से वहां पर सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर इसको डरा देता हूँ तो उसके बाद हो सकता है कि ये मुझे छोड़ दे, मुझे यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर के कार्ड को यूज करना होगा। जबकि हमारा जियोन उसे कहता है कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? जियोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मेरा बड़ा ब्रदर यहाँ पर अपने सबॉर्डिनेट को भेजता है मेरे पास से चीजें चोरी करने के लिए या फिर मुझे जान से मारने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में इस तरह से टफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अपर हैंड और तुम यहाँ पर से बचकर जा सकते हो। और इसी के साथ ही हमारा जियोन उनका खड़ा होता है और कहता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें खोल देता हूँ। इसी के साथ ही वो उसकी रस्सी काटना शुरू कर देता है, जबकि इलसांग उसे कहता है ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही सोच समझकर फैसला किया, मैं जाकर सेकंड यंग मास्टर के सामने तुम्हारी तारीफें करूंगा और उसके बाद वो तुम्हें जान से नहीं मारेंगे और तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। और इसी के साथ ही वो उसके हाथ खोल देता है, तो चो इलसांग के हाथ खुल जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो उल्टा लटक रहा होता है तो उसके हाथ भी वहीं पर नीचे की तरफ लटक जाते हैं और इसी के साथ उसकी एक उंगली गायब हो जाती है। और इस बात से वो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हुआ? और हमारा जियोन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। मैं यहाँ पर 5 सेकंड्स में एक सवाल तुमसे पूछूंगा और 5 सेकंड्स में हर सेकंड के साथ साथ तुम्हारी एक उंगली कटेगी, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड्स है जल्दी जल्दी सवाल का जवाब देना। साथ ही वो उसकी कटी हुई उंगली उसके सामने करता है और कहता है कि ये देखो ना ये किसकी उंगली है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल पॉइजन दिया है जिससे तुम पैरालाइज हो चुके हो। उस पॉइजन को मैंने अपने हाथों से बनाया है बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिक्स करने के बाद। अब तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होने वाला, कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर तुम्हारी सारी उंगलियां कट जाएंगी और एकदम से वो पॉइजन का असर खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर इतना दर्द होगा कि तुम कहोगे काश मैं मर गया होता। इसलिए अब यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब देना स्टार्ट करो। सबसे पहला सवाल
सवाल ये है कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? मेरे सेकंड ब्रदर ने तुम्हें यहाँ पर मेरे रूम में क्यों भेजा था? और इसी के साथ उसे कहता है कि तुम्हारा टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे वहां पर वो एक कहता है, इसी के साथ ही जो इंसान कहता है कि जरा रुको, लेकिन इसी के साथ ही हमारा जो होता है उसका एक और उंगली उसकी काट देता है। तो वो उसे कहता है 1 सेकंड हो गया, और इसी के साथ उसे कहता है कि चलो जल्दी से आप बताओ, तुम्हारा दूसरा सेकंड होने वाला है। और साथ ही वो उसकी दूसरी उंगली काट देता है। जबकि इसी के साथ ही इल्संग चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि यहीं पर रुक जाओ, मेरा यंग मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और साथ ही हमारा जियोन कहता है कि 3 और तीसरी उंगली भी काट देता है। और साथ ही वो कहता है कि 4 अब यहाँ पर तुम्हारी 4th उंगली, और उसके साथ 4th उंगली काटने के बाद इल्संग उसे कहता है रुको रुको, प्लीज रुक जाओ, मैं यहाँ पर बताता हूँ। तुम्हारा जियोन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से फिर बताना स्टार्ट करो, वरना अगली बार यहाँ पर तुम्हारे दूसरे हाथ की उंगलियां कटेंगी। तो इसी के साथ इल्संग वहां पर उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर ने तुम्हें मारने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि सिर्फ चेक करने के लिए भेजा था कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स तुम्हारे पास है या नहीं, क्योंकि किसी ने हमें बताया कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स चली गई है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जियोन उसे कहता है अच्छा तो ये बात है। लगता है कि गार्ड कैम ने बड़ी जल्दी से यहाँ पर साइड को स्विच कर लिया, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुमसे एक दूसरा सवाल पूछने वाला हूँ, क्या गार्ड कैम ने यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर से ये बात कही है? तो ये बात सुनने के बाद जो इल्संग उसे कहता है हाँ गार्ड कैम ने यहाँ पर ये बात उससे कही है। तो जियोन कहता है कि वो वाकई में एक बहुत ही समझदार इंसान है, जिसने यहाँ पर वक्त रहते ही अपना पासा बदल लिया और जल्दी से जाकर सेकंड यंग मास्टर से मिल गया है। क्योंकि इल्संग वहां पर सोच रहा होता है कि इस लड़की को कैसे पता चला कि गार्ड कैम ने हमें धोखा दिया है। लगता है कि गार्ड कैम पहले इसकी साइड के ऊपर था और उसके बाद हमारी साइड के ऊपर आ गया है। कहीं दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिले तो नहीं है, कहीं दोनों का ये प्लान तो नहीं था कि मुझे यहाँ पर ल्योर करके मुझे मारा जा सके और सेकंड यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाया जा सके। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से जाना होगा, मुझे जाकर सेकंड यंग मास्टर को सारी की सारी बात बतानी होगी। जियोन उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मेरे सवाल खत्म हो गए, अब मैं यहाँ पर तुम्हारा क्या करूँ? तो इसी के साथ इल्संग उसे कहता है तो फिर मुझे जाने दो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। जब इल्संग उसकी तरफ देखता है तो जियोन वहां पर डेडली आंखों के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है, उसे लगता है कि वो उसे मार डालेगा। इसी के साथ ही इल्संग वहां पर उसके सामने भीख मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज यहाँ पर मैंने गलत फैसला कर लिया, सेकंड यंग मास्टर का गार्ड बनकर मैं यहाँ पर तुम्हारा पर्सनल गार्ड बन सकता हूँ, मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे अपना आदमी बना लो और मैं यहाँ पर तुम्हारा गार्ड बन जाऊंगा। मैं यहाँ पर तुम्हें सेकंड यंग मास्टर से प्रोटेक्ट करूंगा और मुझे लगता है कि तुम ही यहाँ पर परफेक्ट कैंडिडेट हो नए मैनर मास्टर बनने के लिए। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, प्लीज प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दो, बस मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हारा जियोन कहता है क्या वाकई में तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे? तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। जियोन कहता है तो फिर मुझे यहाँ पर तुमसे एक फेवर चाहिए, अभी यहीं पर इसी जगह के ऊपर मैं तुमसे कुछ करवाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि मेरी जान बच गई है, मुझे अपना आदमी बना लेगा और उसके बाद मौका देकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है अपना नाइफ उसके गले के अंदर दंसा देता है। जब वो अपना नाइफ उसके गले के अंदर दंसा देता है, इसी के साथ ही वो इल्संग की गर्दन के अंदर से वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर कहा ना कि तुमसे मुझे एक काम है और तुमने भी कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, तो मुझे बस यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है अपना ब्लेड उसके गले के अंदर दंसाने के बाद बाहर निकालता है, तो वहां पर से बहुत सारा ब्लड नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तुम्हारा जियोन कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा ब्लड चाहिए होगा, मुझे एक बुक को ओपन करना है। और इसी के साथ ही वो उस रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स को उसके नीचे रख देता है और उस बॉक्स के अंदर ब्लड गिरना स्टार्ट हो जाता है। जियोन कहता है कि मैं इस बुक के ऊपर लगी हुई इस चेन को कितनी ही ताकत क्यों ना लगा लूं, लेकिन मैं उसे ओपन नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता है कि इसको ओपन करने के लिए कोई और तरीका चाहिए था, इसी वजह से मैंने उस शामन की बुक को पढ़ा था। उस शामन की बुक के अंदर लिखा हुआ था अगर आप लोग यहाँ पर किसी इवल स्पिरिट की बुक को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर किसी इम्प्योर चीज की जरूरत होती है, किसी इवल चीज की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि इस कमीने के ब्लड से ज्यादा इवल चीज क्या हो सकती है, इससे ज्यादा इम्प्योर चीज क्या हो सकती है। इल्संग का ब्लड जो होता है उस बुक के ऊपर गिर रहा होता है, तो बुक जो होती है उसके ऊपर जो रोजरी लगी होती है वो उसके अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसके अंदर जब क्रैक्स पड़ते हैं तो एक एक करके उसके दाने टूटना शुरू हो जाते हैं। जब उसके दाने टूट रहे होते हैं तो इसी के साथ ही बुक ओपन हो रही होती है। तुम्हारा जियोन कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर इसको काम करवा लिया, यानी कि यहाँ पर जो तरीका काम कर गया और जो बुक ओपन होने वाली है। और इसी के साथ ही वहां पर ब्लड फैल जाता है, तो उसके अंदर से जो ब्लड निकलता है इस बुक के ओपन होने की वजह से वहां पर बहुत सारा ब्लड होता है। पूरा एरिया जो होता है वहां पर नीचे का पूरा एरिया रेड हो जाता है। और हमारा जियोन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके आसपास वहां पर पूरे एरिया में ब्लड उड़ रहा होता है। जियोन कहता है कि ये अचानक से हो क्या रहा है, इतने प्रेशर के साथ ब्लड कहां से निकल रहा है। और जहां पर बुक पड़ी हुई थी वहीं पर से ब्लड के अंदर से एक टोर्नेडो सा बनता है और उस ब्लड के अंदर से वहां पर से एक स्पिरिट निकल आती है। एक स्पिरिट जो कि लड़की होती है, वहां पर से एक लड़की की स्पिरिट उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारा जियोन जो होता है उसे देखकर और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, इस बुक के अंदर से तो एक लड़की निकल आई, लेकिन असल में वो एक लड़की नहीं होती बल्कि वो भी एक इवल स्पिरिट होती है। तो जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर ग्रीन स्पिरिट से ज्यादा पावरफुल है। मैंने उस बुक के अंदर एक 5th स्पिरिट के बारे में पढ़ा था, ग्रीन स्पिरिट से ज्यादा पावरफुल स्पिरिट जो होती है वो ब्लू स्पिरिट होती है और मुझे लगता है कि ये ब्लू स्पिरिट है। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर उसे देखने के बाद कहता है कि मैं तो
जहाँ पर अपने लिए ग्रीन स्पिरिट को एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे जहाँ पर से ग्रीन स्पिरिट मिल जाएगी तो उसके बाद मैं जहाँ पर गार्ड कैम और साथ में लेडी सियोक दोनों को हरा सकता हूँ। लेकिन अब तो जहाँ पर मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे एक ब्लू स्पिरिट मिल गई है। लेकिन इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है इतनी आसानी के साथ उसकी फैमिलियर स्पिरिट नहीं बन सकती, इसी वजह से वो उसके ऊपर प्रेशर डालती है। तुम्हारा जियोन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि बेवकूफ इमॉर्टल्स, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग जहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो? तुम्हें क्या लगा था कि तुम जहाँ पर इसे ओपन करके मुझे अपना गुलाम बना लोगे? इसके साथ ही ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि तुम्हें अपनी सोल को त्यागना होगा ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर सकूं। और इसी के साथ उसे कहती है कि अब तुम्हारी बॉडी मेरी होने वाली है। जबकि हमारा जियोन वहां पर सोच रहा होता है कि फिफ्थ स्पिरिट जो होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ब्लू स्पिरिट्स इतनी ज्यादा हेटफुल होती हैं कि वो जहां पर इस दुनिया में कई सेंचुरीज यानी कई सौ सालों से एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये स्पिरिट्स होती है मेनली तब बनती हैं जब जहां पर कोई मरता है और उसके मरने के बाद उसका कोई बदला अधूरा रह जाए, या फिर उसे किसी से बहुत ज्यादा नफरत और वो उसे बदला लेना चाहती हो, तो वो हजारों साल से यहाँ पर जिंदा हो सकती है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ तक कि इनको पकड़ने के लिए 10 शामन्स की जरूरत पड़ती है। 10 स्किलफुल शामन्स मिलकर भी तब जाकर एक ब्लू स्पिरिट को मार पाते हैं। इसी वजह से इसे देखते मार देना चाहिए। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के इसके सामने टिकने के कोई चांसेस नहीं है। तो वो ब्लू स्पिरिट जो होती है अपने बालू के अंदर से अपने पाइप को निकालती है और उसको वहां पर फूंकना शुरू कर देती है। जबकि साथ ही वो कहती है कि लड़के तुम अभी तक यहाँ पर स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बॉडी के अंदर से अभी तक सोल क्यों नहीं निकली? लेकिन उस बेचारी को क्या पता है कि उसका सामना जहाँ पर उससे भी एक बड़े मॉन्स्टर के साथ हो गया है। तुम्हारा जियोन वहां पर रेजिस्ट कर रहा होता है, वहां पर उसके सामने खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर जब बुक मिली हो तो इस बुक के अंदर से एक ब्लू स्पिरिट निकली, लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज को छोड़ू कैसे? मैं यहाँ पर इसको कैसे छोड़ दूं जबकि मैं इसे अपना गुलाम बना सकता हूँ और इसकी मदद से मैं यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो जियोन कहता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम्हारा जियोन कहता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी गोस्ट चाहे वो कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन सभी को यहाँ पर हमारी बॉडी क्यों चाहिए होती है? मुझे एक बात तो यहाँ पर गोस्ट और इवल स्पिरिट्स के बारे में पता चली है कि जब तक तुम्हारे पास हमारी बॉडी नहीं है तब तक तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। जैसे वो उसे ये वाली बात करता है, इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी को पोजेस किए बिना मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती? और इसी के साथ ही हमारा जियोन से कहता है हाँ, अगर ऐसी बात होती तुम यहाँ पर मेरी बॉडी लेने की कोशिश नहीं करती, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरी बॉडी मांग रही हो। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है वहां पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहां पर उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो ब्लड के साथ एक स्पीयर बनाती है और ब्लड का स्पीयर जो होता है वो जियोन की बॉडी के आर पार हो जाता है, वहां पर एक होल हो जाता है। तो जियोन कहता है कि ये अभी यहाँ पर क्या हुआ, और इसी के साथ ही जियोन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहता है कि तुम बेवकूफ मॉडल कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती? और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारी बॉडी को पोजेस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हारी बॉडी को कम से कम नुकसान पहुंचे। और साथ ही वो फिर से वहां पर अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर एक ब्लड स्लैश लगाती है, और जो ब्लड स्लैश उसके चेहरे के ऊपर लगते हैं जहां पर उसका पूरा आधा चेहरा ही जो होता है वो छिल जाता है, उसकी स्किन उतर जाती है और हमारा जियोन वहां पर फिर से जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, खुद यहाँ पर मेरे सामने सबमिट कर दो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर समझ आ रही है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जो करना चाहूँ वो कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे बस यहाँ पर अपनी बॉडी दे दो और उसके बाद तुम यहाँ पर से आजाद हो जाओगे, वरना तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत मिलने वाली है और तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लूंगी। लेकिन हमारा जियोन जो होता है अभी वहां पर उसके सामने डर कर खड़ा होता है, उसके चेहरे के ऊपर उसकी स्किन उतर चुकी होती है और उसकी कमर के ऊपर वहां पर उसके पेट के ऊपर वहां पर एक होल होता है, लेकिन वहां पर से ब्लड बह रहा होता है और उसको पकड़कर वहां पर खड़ा होता है। ब्लू स्पिरिट कहती है कि इसने यहाँ पर मेरे टॉर्चर को फेस कर लिया, हालांकि इसका चेहरा आधा उखड़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये मेरे सामने खड़ा है। ये लड़का वाकई में कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है बल्कि काफी ज्यादा स्पेशल लगता है। फिर साथ ही ब्लू स्पिरिट फिर से अपने हाथ को सामने की तरफ करती है और वहां पर ग्राउंड के ऊपर जो ब्लड बिखरा होता है उसी ब्लड के साथ उसके पांव बांध लेती है और साथ उसके हाथ बांधकर उसे ऊपर पीछे जाकर पिलर के साथ पटकाती है। तो उस पिलर के साथ उसके पटकने के बाद वो खुद भी वहां पर ऊपर उड़कर आती है और उसे कहती है कि लड़के मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देना चाहती हूँ, अगर तुम यहाँ पर मुझे अपनी बॉडी विलिंगली दे लेते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी एक ख्वाहिश को पूरा करूंगी। तुम्हारा जियोन कहता है क्या तुम मेरी एक ख्वाहिश को पूरा करोगी, क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरी ख्वाहिश को पूरा कर सकती हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं एक बहुत ही अच्छी स्पिरिट हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी एक ख्वाहिश को पूरा करूंगी। तो वो से कहती है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ मैं यहाँ पर इसलिए ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी सही सलामत चाहिए, वरना मुझे यहाँ पर फिर से किसी और की जाकर बॉडी को ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारा जियोन से कहता कर मैं यहाँ पर तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट कर दूं तो फिर क्या होगा? तो वो कहती है फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी और यहाँ पर और भी बहुत सारे इंसान है, मैं किसी और इंसान की बॉडी को ले लूंगी, लेकिन तुम यहाँ पर मर जाओगे। तुम्हारा जियोन उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है, मेरी एक ख्वाहिश है। तो वो कहती है हाँ हाँ जल्दी से बताओ कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। तो जियोन कहता है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी फैमिलियर स्पिरिट बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी गुलाम बन जाओ। और इस बात से ब्लू स्पिरिट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है बेवकूफ बच्चे, लगता नहीं है कि तुम इतनी आसानी से मेरी बात को मानने वाले। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम मरोगे, और साथ ही वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से होने वाला है। और वो उसे
कहती है कि अब तुम बेवकूफ इंसान अब यहीं पर मर जाओ, और साथ ही वो फिर से अपनी ब्लड पावर्स को यूज करते हैं वहां पर बहुत सारी स्पाइक्स बनाती है और उन स्पाइक्स के साथ हमारे जॉन के ऊपर अटैक कर देती है। वो सारे जब जॉन के ऊपर आकर टकराते हैं तो पीछे का पिलर भी टूट जाता है, हमारा जॉन जो होता है वहां पर ब्लड सी के अंदर गिर जाता है। तो वहां पर नीचे जो होता है वो एंडलेस सी होता है जो ब्लड का होता है, वो उसके अंदर डूबता जा रहा होता है। तो जॉन कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। उसने यहाँ पर मेरे पर अटैक किया और मेरे अंदर तक मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि मेरी हड्डियां ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि उसके ब्लड अटैक की वजह से मेरी हड्डियां भी पियर्स हो गई हूँ। फिर साथ ही वहां पर वो पानी के अंदर वहां पर गिरता जा रहा था, लेकिन गिरते गिरते वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है। मैं यहाँ पर ब्लड के अंदर डूब रहा हूँ लेकिन जो ब्लड नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस चीज के बारे में काफी कुछ अंदाजा है। जब लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर शायद के साथ गांव के अंदर घुसकर बहुत सारे लोगों की जान ली थी, उस वक्त मुझे वहां पर ब्लड महसूस हुआ था। उस वक्त मैंने ब्लड की स्मेल को महसूस किया था, मेरे हाथों के ऊपर मेरी बॉडी के ऊपर ब्लड लगा था और उस ब्लड के अंदर बहुत सारी लाइफ थी। लेकिन जहां पर इस ब्लड के अंदर मुझे ऐसी कोई भी फीलिंग महसूस नहीं हो रही, ऐसे लगता है कि जैसे मैं हार्ड ग्राउंड के ऊपर लेटा हुआ हूं और ये ब्लड जो है ये ब्लड है ही नहीं। तो हमारा जॉन जो होता है वहां पर उसकी ट्रिक को समझ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होती है। उसे याद आता है कि उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि जब ब्लू स्पिरिट्स होती हैं, ब्लू स्पिरिट्स यहाँ पर इल्यूजन्स क्रिएट कर सकती हैं और तुम्हें यहाँ पर इल्यूजन्स की दुनिया में भेज सकती हैं। तुम्हारा जॉन वहीं पर से अपनी पांचों की पांचों सेंसेस को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो इल्यूजन्स के अंदर ना फंस सके। जैसे वो अपनी वहां पर सेंसेस को ब्लॉक करता है, इसी के साथ ही इल्यूजनरी वर्ल्ड जो होता है वहां पर उसके अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और ब्लू स्पिरिट भी इस बात से पहुंचता हैरान होती है, क्योंकि इसी के साथ ही उसकी इल्यूजनल वर्ल्ड जो होती है वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है और उसके इल्यूजन वर्ल्ड के टूटने के बाद हमारा जॉन उसके सामने खड़ा होता है, जबकि स्पिरिट भी पीछे जाकर दीवार के साथ टकराती है। फिर साथ ही उठकर सामने की तरफ देखती है और कहती है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही खास है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने जहां पर मेरे इल्यूजनरी वर्ल्ड को इतनी आसानी से तोड़ दिया। तो इसी के साथ ब्लू स्पिरिट जो होती है अपनी एनर्जी के साथ वहां पर एक बटरफ्लाई बनाती है और उस बटरफ्लाई को सामने की तरफ भेजती है। वो बटरफ्लाई जो होती है सीधी उड़ती जाकर हमारे जॉन के चेहरे के साथ टकराती है, लेकिन हमारा जॉन वहां पर अपनी 5 सेंसेस को ब्लॉक कर चुका है, इसी वजह से उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो ट्रांसेंडेंस राम है, ट्रांसेंडेंस राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट ही पहुंच सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा है जिसने अभी तक मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीखी, फिर ये यहाँ पर ट्रांसेंडेंस राम में कैसे पहुंच सकता है। इसका मतलब यह कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। ऊपर से इस तरह के स्किल्स हासिल करने के लिए आपको एक शामन बनना पड़ता है और सिर्फ एक शामन इस तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन इस लड़के के अंदर ऐसी कोई बात नहीं और ऊपर से ये शामन भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का इन एबिलिटीज के साथ ही पैदा हुआ है कि ये ग्रेट शामन बन सकता है। इसी के साथ ही हमारा जॉन वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जब हमारा जॉन वहां पर हंस रहा होता है तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरी इल्यूजन को ब्रेक कर दिया तो तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ मुझे अपनी फैमिलियर बना लोगे, मेरे पास यहाँ पर अपर हैंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जबकि हमारा जॉन उसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर क्या आइडिया आया, फिर साथ ही वो चलाकर उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। तुम्हारा जॉन इसी के साथ उसकी बुक को निकालता है और उसे कहता है कि ये देखो, मैंने यहाँ पर एक बार पढ़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि स्पिरिट्स जो होती हैं अगर वो कई हजार सालों तक यहाँ पर किसी एक चीज के साथ जुड़ी रहे तो वही उनका घर बन जाता है, और अगर यहाँ पर उनको डिस्ट्रॉय करना है तो हमें उस चीज को डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस बुक को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, जिससे यहाँ पर तुम खुद ही मेरे सामने भीख मांगोगे कि तुम यहाँ पर मेरी फैमिली बनना चाहती हो। और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है अपने दांतों के साथ उसके ऊपर लगी हुई जो स्किन कवर होती है उसको फाड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उसको फाड़ता है तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है, वहां पर चलाना शुरू कर देती है और कहती है बेवकूफ बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, उसको छोड़ो, बुक को छोड़ दो। लेकिन हमारा जॉन वहां पर और भी ज्यादा उसको फाड़ना शुरू करता है और कहता है कि मैंने सही सोचा था, मुझे लगा ही था कि जब इस बुक के कवर को फाड़ा जाएगा तभी यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या होने वाला है। जबकि इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और कहती है कि ये लड़का यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकता है, ये लड़का यहाँ पर उस बुक के ऊपर लगी हुई उसकी स्किन को इतनी आसानी से कैसे फाड़ रहा है, क्योंकि उस स्किन को तोड़ना इतना भी आसान नहीं था। अगर उस स्किन को फाड़ना या फिर उसकी सील को हटाना इतना आसान होता तो पिछले कई हजार सालों से यहाँ पर कई शामन आए और कई शामन के हाथ से बुक लगी, लेकिन कोई भी इसको ओपन नहीं कर पाया। तो इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है, हमारे जीवन को गले से पकड़ती है और उसे वहां पर पिलर के साथ टकराती है और उसे कहती है लड़के तुमने यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला दिया, अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। अगर तुम मेरी इल्यूजन से निकल गए तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारा गला दबाकर तो मार ही सकती हूँ। मुझे यहाँ पर तुम्हारी बॉडी की जरूरत भी नहीं है, अब यहाँ पर तुम्हारी अपनी गलती की वजह से तुम मरने वाले हो। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर तरस खाया था, तुम्हें एक ऑफर दी थी, लेकिन अब यहाँ पर तुम मरोगे। लेकिन वो जॉन को मार नहीं रही होती, क्योंकि वो वहां पर उसे मौका दे रही होती है कि जॉन वहां पर अपने मुंह के अंदर जो उसने स्किन का टुकड़ा पकड़ा हुआ है उसे छोड़ दे और साथ ही बुक को भी छोड़ दे। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहती तो तुमने अभी तक यहाँ पर मुझे मार दिया होता, और वैसे भी तुम यहाँ पर इस बुक को मेरे हाथ से क्यों नहीं छीन लेती। ये बुक जो कि यहाँ पर तुम्हारी किस्मत के साथ जुड़ी हुई है, अगर इस बुक को फाड़ दिया तो तुम भी मरोगी, तो तुम्हें तो पहले इस बुक को मेरे हाथ से छीनना चाहिए था। तो ब्लू स्पिरिट जो होती है उसे समझ आ जाती है कि इस लड़का काफी
काफी ज्यादा समझदार है, उसे पता चल चुका है कि मैं इसके हाथ से इस बुक को नहीं ले सकती। तो वहाँ जियोन कहता है कि तुम मेरे हाथ से इस बुक को नहीं ले सकती, अगर तुम इस बुक को नहीं ले सकती इसका मतलब यह कि अगर मैं स्किन के टुकड़े को निगल जाऊंगा तो फिर यहाँ पर तुम क्या ही कर लोगी, तुम मेरे मुंह के अंदर से इस टुकड़े को भी नहीं निकाल पाओगी। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर और ज्यादा जोर डालना शुरू करती है और कहती है कि जल्दी से स्किन के टुकड़े को बाहर निकालो, मैंने कहा कि जल्दी से इसे बाहर थूको। तुम्हारा जियोन कहता है कि नहीं, मैं इसको बाहर नहीं थूकने वाला। तो वो उसका गला दबा रही होती है, जिसकी वजह से हमारा जियोन जो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही होती है, उसका गला दब रहा होता है, उस बेचारे की आंखें बाहर आ रही होती हैं, लेकिन वो स्किन के टुकड़े को वहां पर निगल रहा होता है ताकि उसको अपनी बॉडी के अंदर निगल जाए। इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर उस टुकड़े को निगल जाता है। जैसे वो उस टुकड़े को निगल जाता है वो स्पिरिट चिल्लाकर उसे कहती है, कभी ने घटिया इंसान कहीं कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर स्किन के टुकड़े को क्यों निगल दिया। और साथ ही वो उसका और ज्यादा गला दबाती है, जिसकी वजह से हमारा जियोन वहां पर बेहोश हो जाता है। जब हमारा जियोन वहां पर बेहोश हो जाता है, इसी के साथ ही वो जो स्पिरिट होती है वो भी बेहोश हो जाती है। दोनों के बेहोश होने के बाद हमारा जियोन उसकी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर चला जाता है जहां पर उसकी मेमोरीज होती हैं। तो उसकी मेमोरीज में जाने के बाद वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहां पर आ गया हूं। तो वहां पर हमारा जियोन के इर्द गिर्द बहुत सारी लाशें पड़ी होती है, इतनी लाशें होती हैं कि वो उनको गिन भी नहीं पा रहा होता। तो वो कहता है कि ये क्या क्या, मैं यहाँ पर लाशों के समंदर में आ गया हूँ। फिर साथ ही से वहां पर ब्लू स्पिरिट दिखाई देती है जो कि अपने हाथ में तलवार लेकर बैठी होती है और उसके सामने एक थ्रोन होता है जहां पर एक एम्परर बैठा होता है। तो हमारा जियोन कहता है कि ये तो वही ब्लू स्पिरिट है, लेकिन ये यहाँ पर कर क्या रही है, लगता है कि अभी ये ब्लू स्पिरिट बनी नहीं है। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है यानी ब्लू स्पिरिट जो होती है वो अपने कपड़े फाड़ती है और अपने कपड़े फाड़कर अपने हाथ को अपनी तलवार के साथ बांध लेती है और इसी के साथ ही वो एम्परर को चैलेंज करती है और कहती है कि चलो जल्दी से आप यहाँ पर आ जाओ। लेकिन हमारा जियोन उसकी कोई बात को समझ नहीं पा रहा होता क्योंकि वो काफी दूर होता है। वो कहता है कि मैं इनकी बातें सुन नहीं पा रहा कि यहाँ पर उस बंदे से क्या कह रही है, लेकिन यहाँ पर इसे देखकर लगता है कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है और सामने वाले उस एम्परर को जो भी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है उसे मार डालेगी। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है, जबकि वहां पर थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ एम्परर जो होता है वो उसकी तरफ देखकर हंसता है। फिर साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। जैसे वो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगती है, एम्परर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसकी बॉडी के अंदर धंसा देता है। तो एम्परर अपना हाथ उसकी बॉडी के अंदर डालकर उसका दिल खींच लेता है, वो उसका दिल बाहर निकाल लेता है। तो ब्लू स्पिरिट का दिल निकालने के बाद वो उसे ऊपर से किक मारता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से वहां पर नीचे गिरती है। उसके नीचे गिरने के बाद उसके वहां पर बहुत सारे साथी होते हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और इसे ऐसी सजा दो जैसी कभी किसी को ना दी गई। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं जाकर उसकी बॉडी के करीब खड़े हो जाते हैं। हालांकि उसकी बॉडी से उसका दिल निकल चुका है लेकिन वो अभी तक जिंदा होती है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग अपने पास से अपने अपने नाइफ निकालते हैं और फिर साथ ही वहां पर उसकी स्किन को पील करना स्टार्ट करते हैं। वो उसकी पूरी की पूरी स्किन को उसकी बॉडी के ऊपर से पील कर देते हैं, यानी उसकी पूरी स्किन को ऊपर से उखाड़ देते हैं। और उसके बाद वो उसकी स्किन के साथ वहां पर एक स्किन कवर बनाते हैं जो कि बुक के ऊपर उसको हमेशा के लिए उसके अंदर सील कर दिया जाता है। तो हमारा जियोन ये सब कुछ देख रहा होता है। हमारा जियोन कहता है तो इस तरह से यहाँ पर जो बुक बनी और इस तरह से यहाँ पर ब्लू स्पिरिट को मारा गया था और उसी की स्किन के साथ यहाँ पर इस बुक को बनाया गया था। तो इसी के साथ जियोन को जब होश आती है तो वो अपने सामने देखता है कि वहां पर बैठा होता है, बुक उसके हाथ में होती है और इसी के साथ ब्लू स्पिरिट भी वहीं पर होती है। लेकिन ब्लू स्पिरिट और उसके दरमियान में वहां पर एक धागा होता है जो कि उन दोनों की बॉडी के साथ बंधा होता है। तो ब्लू स्पिरिट कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने यहाँ पर मुझे अपनी फैमिलियर स्पिरिट बना लिया। जबकि हमारा जियोन वहां पर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर एक ब्लू स्पिरिट मिल गई। वहां पर पूरी तरह से होश में आने के बाद ब्लू स्पिरिट जो होती है फिर से गुस्से के साथ आगे बढ़ती है और जियोन को जाकर गले से पकड़ लेती है। उसका गला दबाते हुए कहती है कि तुम छोटे ब्रैट कहीं कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ क्या किया है। लेकिन इसी के साथ उसका अपना गला भी वहां पर दबना शुरू हो जाता है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वो पीछे हट जाती है। तुम्हारा जियोन कहता है लगता है कि मेरे साथ फैमिलियर यानी कि मेरी गुलाम बनने की वजह से अगर मुझे यहाँ पर नुकसान पहुंचाएगी तो इसे खुद भी यहाँ पर तकलीफ होगी, अगर मुझे यहाँ पर चोट लगेगी तो इससे भी चोट लगेगी। फिर साथ ही वो कहती है अगर यहाँ पर इसे चोट लग रही है तो फिर उस डीमन मॉन्क का क्या हुआ होगा। डीमन मॉन्क पता नहीं इस वक्त कहाँ पर है क्योंकि मैं यहाँ पर अभी भी मरते मरते बचा था। इसी के साथ ही डीमन मॉन्क को दिखाता है कि वो गोचार के साथ बाहर खड़ा होता है, बेचारा रो रहा होता है क्योंकि उस बेचारे की हालत काफी ज्यादा बुरी हुई होती है। पर जियोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मेरा नाम मॉक ग्योंग वून है और तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारा नाम क्या है, मैं यहाँ पर तुम्हें क्या कर पुकारूं। वो उसे कहती है कि यहाँ पर इस बार में सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी फैमिलियर स्पिरिट बन गई हूं तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी। तो जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे अपना नाम नहीं बताने वाली तो फिर मैं तुम्हारा मास्टर हूं तो तुम्हें एक नाम देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर रेड डंक वाला बीटल कह सकता हूँ। तो जैसे वो उसे ये नाम देता है तो वो चिल्लाकर उसे कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तुम्हारा जियोन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि इस नाम में क्या खराबी है, तुम यहाँ पर बिल्कुल एक लाल मिर्ची की तरह और ऊपर से बिल्कुल एक बीटल की तरह दिखाई दे रही हो। तो वो उसे कहती है बकवास बंद करो, यहाँ पर मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारा जियोन कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें एक और नाम देता हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे स्टूपिड नेम्स में बिल्कुल भी नहीं बसने वाली और मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसा कोई स्टूपिड नेम नहीं चाहिए। तुम्हारा जियोन कहता है क्योंकि तुम ब्लू स्पिरिट हो तो फिर आज के बाद से मैं तुम्हें यहाँ पर ब्लू स्पिरिट ही कहूंगा। उसकी बात सुनने के बाद आगे से ब्लू स्पिरिट बिल्कुल खामोश होती है लेकिन वो काफी ज्यादा नक चढ़ी होती है। वो
उसी तरफ मुंह करके बैठ जाती है। तो वहाँ जॉन कहता है लगता नहीं है कि इसे यहाँ पर मार पीट कर मैं अपना फेमिलियर बनाकर इसको यूज कर सकता हूँ, तो अगर मुझे यहाँ पर इसकी मदद लेनी है तो फिर मुझे यहाँ पर इसके साथ प्यार से पेश आना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है कि मैंने यहाँ पर इसे अपनी फैमिलियर स्पिरिट बना लिया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन यहाँ पर ब्लू स्पिरिट को भी अपने लिए टेम कर लेगा और क्या इसकी मदद से यहाँ पर लेडी सियोक और गार्ड कैम दोनों को मार सकता है या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।